अध्याय 171 ज़ी पृथ्वी श्रेणी की मार्शल स्किल। अनुवादक 54,96,90,339। लू मिंग मुस्कुराया और गुफा के किनारे की ओर चल पड़ा। ये भूमिगत गुफा बहुत बड़ी थी और इसकी दीवारों पर 5 से 6 छेद थे जो दीवारों के चारों ओर बिखरे हुए थे। इन गुफाओं में कुछ ऐसे खजाने हो सकते हैं जिनकी खोज करना सार्थक हो। प्रवेश द्वार बड़ा नहीं था। अंदर जाने के बाद उन्हें पता चला कि यह एक छोटी गुफा थी जिसे किसी ने खोदा होगा। अंदर एक पत्थर का पलंग, एक पत्थर की मेज और कुछ पत्थर के स्टूल थे। इनके अलावा और कुछ नहीं था। लू मिंग ने चारों ओर देखा और थोड़ा निराश हुआ। वह गुफा से बाहर निकला और दूसरी गुफा की ओर चला गया। गुफा में अभी भी कुछ नहीं मिला था। लू मिंग ने सिर हिलाया और बाहर चला गया। उसने ज़ी को दूसरी गुफा से बाहर निकलते देखा। लू मिंग, मैं तुमसे कह रही हूं, आज से इसका आधा हिस्सा मेरा है और आधा तुम्हारा। तुम्हें मेरी गुफाओं में कदम रखने की इजाजत नहीं है, वरना मुझे बदतमीजी करने के लिए दोष मत देना। हम्फ। ज़ी ने हाथ हिलाकर बीच में एक रेखा खींच दी। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। लू मिंग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। ज़ी का विलक्षण स्वभाव उसने अपने अनुभव से सीखा था। लू मिंग के सहमत हो जाने पर ज़ी मुड़कर गुस्से में एक गुफा में चली गई। उस स्टोरेज रिंग और उन 2 गुप्त मैनुअल को देखिए। ये सोचकर लू मिंग का दिल जोश से भर उठा। उसे शी नियानकिंग से कोई मतलब नहीं था। वो मुड़ा और एक गुफा में चला गया। वो पत्थर के पलंग पर पालथी मारकर बैठ गया। एक ही विचार के साथ वो सर्वोच्च मंदिर में प्रकट हुआ। उसने अपना हाथ हिलाया और भंडारण की अंगूठी उसके हाथ में प्रकट हो गई। यह एक वीर राजा द्वारा छोड़ा गया भंडारण वलय है। इसके अंदर क्या है? लू मिंग उत्सुकता से भरा हुआ था। उसके मन में भंडारण कक्ष में प्रवेश करके देखने का विचार आया। हालांकि अगले ही पल लू मिंग स्तब्ध रह गया। उसका दिमाग अंदर नहीं जा सका क्योंकि वो शिलालेखों की एक परत से अवरुद्ध था। भंडारण वलय पर ऐसे शिलालेख थे जो अत्यंत शक्तिशाली थे और दूसरों को झांकने से रोकते थे। लू मिंग हक्का बक्का रह गया। फिर उसने मन ही मन विलाप किया, ये सब ऐसे नहीं चल सकता, है ना? मार्शल किंग क्षेत्र की भंडारण अंगूठी प्राप्त करना आसान नहीं था, लेकिन वो इसे खोल नहीं सका। मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा। लू मिंग ने दांत पीसते हुए भंडारण वलय को हाथ में थाम लिया। उसने अपनी ऊर्जा का संचार किया और ऊर्जा की कुछ धाराएं अजगर की तरह भंडारण वलय पर अंकित चिन्ह की ओर प्रवाहित हुई। एक झटके के साथ वास्तविक ची ऊर्जा गायब हो गई, लेकिन शिलालेख बिल्कुल भी नहीं हिले। इतने साल बीत गए हैं, लेकिन शिलालेख अभी भी उतने ही मजबूत हैं। लू मिंग अवाक रह गया। फिर उन्होंने अपनी वास्तविक ची ऊर्जा को प्रवाहित करना जारी रखा। इसी प्रकार वास्तविक ची ऊर्जा विलीन हो गई, लेकिन शिलालेख बने रहे। मेरी साधना बहुत कमजोर है, मैं इसे खोल ही नहीं सकता। अरे नहीं, शिलालेख थोड़ा कमजोर हो गया है। अचानक लू मिंग की आंखें चमक उठी। उसने ध्यान से जांच की और पाया कि भंडारण रिंग पर खुदे हुए अक्षर थोड़े कमजोर हो गए थे। हालांकि यह मात्र एक मामूली मात्रा थी और इसे नजरअंदाज किया जा सकता था, लेकिन इसने दिखाया कि लू मिंग की आवश्यक ची का भंडारण वलय पर कुछ प्रभाव था। जब तक इसका असर होता रहेगा और वह लगातार प्रयास करता रहेगा, वो इसे देर सवेर खोल ही लेगा। जारी रखना। लू मिंग ने अपना मनोबल बढ़ाया और आवश्यक ची ऊर्जा का संचार जारी रखा। 3 घंटे बाद लू मिंग को बहुत पसीना आ रहा था और वो जोर जोर से हौंफ रहा था। हालांकि भंडारण वलय पर अंकित शिलालेख केवल थोड़ी सी ही कमजोर हुई थी, संभवतः केवल एक 10,000वें हिस्से जितनी। लगता है अब मैं इसे धीरे धीरे ही पीस पाऊंगा। जैसे जैसे मेरी साधना बढ़ेगी, मैं शिलालेख को कमजोर कर सकूंगा और प्रक्रिया को तेज कर सकूंगा। यह एक वीर राजा की संग्रहण अंगूठी है, मेहनत करना सार्थक है। लू मिंग मन ही मन सोचने लगा, अब आइए इन 2 गुप्त नियमावली पर एक नजर डालते हैं। उसने 2 गुप्त नियमावली निकाली और पढ़ना शुरू कर दिया। लू मिंग ने जब उसे खोला तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। पहली पुस्तक को प्राचीन ढाल तकनीक कहा जाता था और यह निम्न स्तर की पृथ्वी श्रेणी की रक्षात्मक मार्शल कला थी। ये वास्तव में एक पृथ्वी स्तरीय मार्शल आर्ट तकनीक थी और यह एक दुर्लभ रक्षात्मक मार्शल आर्ट तकनीक थी। लू मिंग प्रसन्न हुए बिना नहीं रह सका। ये जानना आवश्यक था कि रहस्यमयी तलवार संप्रदाय में पृथ्वी श्रेणी का उच्च स्तरीय मार्शल कौशल सर्वोच्च कोटि का मार्शल कौशल माना जाता था। ये संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण मार्शल कौशल था और आम लोगों को इसे विकसित करने का कोई अधिकार नहीं था। प्राचीन ढाल तकनीक ग्रेटर दैन निम्न स्तर की पृथ्वी श्रेणी। इसे सफलतापूर्वक सीखने के बाद व्यक्ति स्वयं की रक्षा के लिए एक प्राचीन ढाल बना सकेगा।
पहले चरण में एक प्राचीन ढाल का निर्माण किया जा सकता था। दूसरे स्तर पर 2 प्राचीन ढालें बनाई जा सकती थीं। और इसी प्रकार जब कोई छठे स्तर तक साधना कर लेता है तो वह 6 प्राचीन ढालों को संघनित करने में सक्षम हो जाता है। इसके अलावा प्राचीन ढाल को इच्छानुसार नियंत्रित किया जा सकता था और रक्षा के लिए इसका उपयोग किया जा सकता था। हालांकि यह डुआन गैंग द्वारा विकसित रक्षात्मक मार्शल कौशल के समान था, लेकिन इसकी शक्ति और गहराई कई गुना अधिक थी। अगर मैं इस मार्शल तकनीक को विकसित कर लूं, तो मेरी रक्षा कितनी मजबूत होगी? लू मिन का दिल जल रहा था। यह एक भूगर्भीय स्तर की मार्शल कला थी और इसकी शक्ति एक गहन स्तर की मार्शल कला से कहीं अधिक थी। जब तक कोई व्यक्ति निम्न स्तर की मार्शल आर्ट तकनीक के पहले चरण का अभ्यास करता है, तब तक उसकी शक्ति उच्च स्तर की मार्शल आर्ट तकनीक के छठे चरण के बराबर हो जाती है। इसकी शक्ति अकल्पनीय थी। लू मिन की वर्तमान निम्न श्रेणी की मार्शल आर्ट तकनीक अभी तक फायर गन तकनीक के छठे चरण तक भी विकसित नहीं हुई थी। उच्च श्रेणी की मार्शल आर्ट तकनीक के छठे चरण तक तो वह बिल्कुल भी नहीं थी। प्राचीन ढाल तकनीक को पूरा करने के बाद लू मिंग ने एक और किताब पढ़ना शुरू कर दिया। थ्री पाम्स, एक निम्न पृथ्वी श्रेणी की मार्शल कला। यह एक और निम्न स्तरीय पृथ्वी स्तरीय मार्शल आर्ट तकनीक थी। लू मिंग का दिल तेजी से धड़क रहा था। लू मिंग ने गौर से देखा और तीनों हथेलियों की शक्ति से ईर्ष्या करने लगा। उसे किसकी खेती करनी चाहिए? हालांकि निम्न पृथ्वी स्तर की मार्शल कला की शक्ति अत्यंत प्रबल थी, लेकिन इसे विकसित करने की कठिनाई भी उतनी ही भयावह थी। अब जब मंत्रोच्चार नहीं हो रहा था, तो लू मिंग की मार्शल आर्ट तकनीक को समझने की गति निश्चित रूप से धीमी हो जाएगी। उसके लिए एक ही समय में 2 पुस्तकों का अभ्यास करना असंभव था। वो केवल एक को ही चुनकर अभ्यास कर सकता था। पहले हम प्राचीन ढाल तकनीक का अभ्यास करते हैं। हमले की बात करें तो मेरे पास बंदूक चलाने की तकनीक है, लेकिन मैंने अभी तक इसे उच्चतम स्तर तक प्रशिक्षित नहीं किया है, इसलिए कोई जल्दी नहीं है। लू मिंग ने सबसे पहले प्राचीन ढाल तकनीक का अभ्यास करने का निश्चय किया। उसके बाद उसने मैनुअल को एक तरफ रख दिया और उसका विस्तार से अध्ययन करना शुरू कर दिया। पृथ्वी स्तर की मार्शल आर्ट तकनीक बेहद रहस्यमय थी। लू मिंग ने कुछ घंटे बिताए, लेकिन फिर भी उसे इसका तरीका समझ नहीं आया। जल्दी नहीं, जल्दी नहीं। पृथ्वी स्तर की मार्शल कला का अभ्यास करना इतना आसान नहीं है। मुझे बस हर दिन थोड़ा समय निकालकर इसे धीरे धीरे समझना होगा। लू मिंग ने मन ही मन खुद को चेतावनी दी। इस समय लू मिंग की आवश्यक ऊर्जा लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। लू मिंग उठा और तीसरे चबूतरे की ओर चला गया। उसने पत्थर के चबूतरे पर 9 आध्यात्मिक क्रिस्टल रखे। जल्द ही एक आकृति बन गई। प्रशिक्षण शुरू होने दीजिए। लू मिंग बुदबुदाया और उस आकृति की ओर दौड़ पड़ा। बूम बूम बूम। दोनों आकृतियां एक दूसरे पर लगातार हमले करती रहीं। युद्ध की प्रक्रिया के दौरान लू मिंग लगातार अपनी मार्शल आर्ट तकनीकों में कमियों की तलाश करता रहा और अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए प्रयासरत रहा। इस प्रकार की लड़ाई में तेजी से प्रगति हुई। जब उसकी मूल ऊर्जा समाप्त हो गई तो लू मिंग रुक गया। उसने अपनी मूल ऊर्जा पुनः प्राप्त करते हुए प्राचीन ढाल तकनीक पर चिंतन किया। कुछ दिन पलक झपकते ही बीत गए। लू मिंग ने महसूस किया कि जब भी वह 9 आध्यात्मिक क्रिस्टल डालता था, तो वह आकृति गायब होने से पहले केवल 6 घंटे तक ही टिक पाती थी। लगातार भयंकर लड़ाइयों में लू मिंग ने काफी प्रगति की थी। उसकी मार्शल आर्ट तकनीक में उल्लेखनीय सुधार हुआ था। कुछ दिनों बाद लू मिंग ने सर्वोच्च मंदिर छोड़ दिया और उस मार्ग पर आ गया। उसने अग्नि आत्मा से युद्ध किया और अग्नि की शक्ति को समझा। लू मिंग का प्रतिदिन का कार्यक्रम पूरी तरह से व्यस्त रहता था और वह जल्द से जल्द अपनी क्षमता में सुधार करने का प्रयास करता था। जिया नियानेकिंग भी सामने वाली गुफा में छिपा हुआ था, संभवतः साधना कर रहा था। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। लैन यू। उस दौरान लू मिंग के लंबे भाले ने जोरदार प्रहार किया और 10 से अधिक ज्वाला आत्माएं हवा में उड़ गईं और विस्फोट हो गईं। मैंने आखिरकार बंदूक चलाने की कला में महारत हासिल कर ली है। मैं छठे स्तर पर पहुंच गया हूं। मानव और मार्शल आर्ट एक हो गए हैं। लू मिंग की आंखें चमक उठी और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद उसने आखिरकार आग उगलने की कला में सफलता हासिल कर ली। वो छठे स्तर पर पहुंच गया था, जहां मानव और मार्शल आर्ट एक हो गए थे। लू मिंग की युद्ध शक्ति में एक और स्तर की वृद्धि हो गई थी। जहां तक उनकी अग्निशमन टीम की बात है, उसमें भी काफी सुधार हुआ था और वो छोटी छोटी सफलताओं के करीब पहुंचते जा रहे थे। दुर्भाग्यवश प्राचीन ढाल तकनीक की प्रगति अभी भी काफी धीमी थी। पहले स्तर तक पहुंचने में अभी भी काफी लंबा अंतर था। हालांकि वो सभी पहलुओं में लगातार सुधार कर रहा था।
लू मिंग ने अपना मनोबल बढ़ाया और साधना जारी रखी। आग बुझाने की तकनीक में महारत हासिल कर ली गई थी। इसके बाद लू मिंग ने प्राचीन ढाल तकनीक और आग की शक्ति पर और अधिक ध्यान केंद्रित किया। उसने दिन का अधिकांश समय इस सुरंग में अग्नि आत्मा से लड़ते हुए बिताया। आग की शक्ति के बारे में उनकी समझ तेजी से बढ़ रही थी। समय तेजी से बीत गया और पलक झपकते ही एक और महीना गुजर गया। सर्वोच्च मंदिर के तीसरे चबूतरे पर लू मिंग एक धुंधली आकृति के साथ भयंकर युद्ध में लगा हुआ था। वह आकृति लू मिंग की युद्ध क्षमता की हूबहू नकल थी। लू मिंग चाहे जितना भी सुधार करे, दूसरा पक्ष भी उतना ही सुधार करेगा। धमाका धमाका। लू मिंग के हाथों में अग्निमय तुम भाला एक अग्नि ड्रैगन की तरह था। यह हवा में नाचता हुआ अत्यंत शक्तिशाली विस्फोट करता था। अंतरिक्ष में लगातार विस्फोट होते रहे। इसमें खामी है। लू मिंग की आंखें अचानक चमक उठी। उसका लंबा भाला बिजली की गति से दूसरे पक्ष के दाहिने कंधे की ओर बढ़ा। जैसे ही भाले की नोक उस आदमी के कंधे को भेदने वाली थी, अचानक उसके शरीर पर एक प्रकाश चमक उठा। 1.5 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा एक ढाल बन गया। ये ढाल बहुत प्राचीन प्रतीत होता था और कांसे के रंग का था। ये देखने में ऐसा लग रहा था जैसे प्राचीन पूर्वजों ने युद्ध में इसी ढाल का प्रयोग किया हो। क्लैंग। भाला ढाल से टकराया, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ। लू मिंग ने पूरी ताकत से वार किया, लेकिन ढाल टस से मज नहीं हुई। उस जबरदस्त बल के कारण लू मिंग का लंबा भाला मुड़ गया। वूश। इसी क्षण दूसरे पक्ष ने भी अपना भाला लू मिंग पर चलाया। ये बिजली की गति से हुआ और बचने का समय निकल चुका था। प्राचीन ढाल। एक ही विचार से लू मिंग के सामने एक प्राचीन ढाल प्रकट हुई जो बिल्कुल दूसरी पार्टी की ढाल जैसी दिखती थी। दूसरी पार्टी के भाले ने ढाल पर वार किया, लेकिन वो जरा भी नहीं हिली। ये प्राचीन ढाल तकनीक थी। 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद लू मिंग ने आखिरकार 2 दिन पहले इसे हासिल कर लिया था। वो प्रथम स्तर पर पहुंच गया था और अब वो अपनी रक्षा के लिए एक प्राचीन ढाल बना सकता था। ये धरती स्तर की मार्शल आर्ट तकनीक सचमुच धरती स्तर की ही थी। इसकी शक्ति लू मिंग की उम्मीदों से परे थी। चाहे वो अपनी पूरी ताकत ही क्यों न लगा दे, वो इसे भेद नहीं सकता था। प्राचीन ढाल तकनीक के साथ जब तक उसके समान युद्ध शक्ति वाला कोई व्यक्ति मौजूद होता था, वह अजेय स्थिति में खड़ा रह सकता था। धमाका। लू मिंग और वह आकृति दोनों ने प्राचीन ढाल तकनीक का प्रयोग किया। उन्होंने एक दूसरे के हमलों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए एक दूसरे पर बेतहाशा हमला किया। भले ही यह पृथ्वी स्तर की मार्शल कला हो, इसमें कुछ न कुछ कमजोरी तो होगी ही। ये पूरी तरह से दोषरहित नहीं हो सकती। मुझे प्राचीन ढाल तकनीक की कमियों को स्वयं से युद्ध करके खोजना होगा। इस तरह प्राचीन ढाल तकनीक के बारे में मेरी समझ में काफी तेजी आएगी। लू मिंग को ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि तीसरे मंच पर मौजूद आकृति की युद्ध शक्ति उसके बराबर ही थी। जब तक वो उसे हराने का प्रयास करता रहेगा, उसकी मार्शल आर्ट तकनीक में लगातार सुधार होता रहेगा। आग की ताकत शुरुआती सफलता से बस थोड़ी ही दूर है। मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। लू मिंग की आंखें बेहद चमकदार थीं। लू मिंग को बेहद ताजगी महसूस हो रही थी क्योंकि वह हर पहलू में बेहतर हो रहा था। खुद को लगातार मजबूत होते देखना इससे ज्यादा संतोषजनक और क्या हो सकता है। लड़ाई जारी रही। लू मिंग तब तक नहीं रुका जब तक 6 घंटे पूरे नहीं हो गए और आत्मा क्रिस्टल की आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग समाप्त नहीं हो गई। दोनों हाथों में आध्यात्मिक क्रिस्टल का एक टुकड़ा पकड़े हुए लू मिंग धीरे धीरे ठीक होने लगा। आत्मा भक्षण करने वाली रक्तरेखा के प्रकट होते ही आत्मा क्रिस्टल में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा पलक झपकते ही उस रक्तरेखा द्वारा भस्म और परिष्कृत होकर लू मिंग की मूल ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। कुछ ही समय बाद लू मिंग की मूल ऊर्जा बहाल हो गई और उसमें सुधार भी हुआ। कुछ दिन पहले लू मिंग की साधना में सुधार हुआ था और वह द्वितीय श्रेणी के ग्रैंडमास्टर स्तर के मध्य में पहुंच गया था। अपनी आवश्यक ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के बाद लू मिंग सर्वोच्च मंदिर से निकल गया। उसने गुफा में टहलने और आराम करने की योजना बनाई। जब वे गुफा में पहुंचे तो लू मिंग ने उस गुफा की ओर देखे बिना नहीं रह सका जहां शी नियानकिंग थी। 2 महीने बीत चुके थे। जी नियानकिंग गुफा में छिपी हुई थी और बाहर नहीं निकली थी। इसके अलावा लू मिंग को बहते पानी की हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। उस गुफा में क्या है? लू मिंग की जिज्ञासा चरम पर थी और उसने एक नजर डालने का फैसला किया। उसने अपनी आभा समेट ली और सावधानीपूर्वक आगे बढ़ा। जब वे गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो बहते पानी की आवाज और भी स्पष्ट हो गई। बहुत खूब, तो सच में पानी है। मुझे 1 महीने से पानी की एक बूंद भी नहीं मिली। लू मिंग की आंखों से एक तीव्र चमक निकल रही थी।
हालांकि वह अपने भंडारण कक्ष में कुछ पानी लेकर आया था, लेकिन वो 1 महीने पहले ही खत्म हो चुका था। इस 1 महीने में उसे पर्याप्त पानी नहीं मिला था। उनकी साधना के अनुसार अगर वे आधे साल तक पानी भी न पिए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वे आकाश और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करके अपनी ऊर्जा की भरपाई कर सकते हैं। हालांकि फिर भी यह काफी असुविधाजनक होगा। वो दबे पांव अंदर गया और उसे एक नदी दिखाई दी। जी हाँ, एक नदी। वास्तव में यहाँ एक भूमिगत नदी थी। ये 5 से 6 मीटर चौड़ी थी और इसका पानी धीरे धीरे बहता था। किसी को नहीं पता था कि यह कहाँ जाकर मिलती है। ये गुफा कैसे हो सकती है? ये स्पष्ट रूप से एक और विशाल भूमिगत गुफा थी। हालांकि जी नियानकी का कहीं कोई अता पता नहीं था। अजीब बात है, जी नियानकी कहाँ गई? लू मिंग भूमिगत नदी की ओर चला गया और उत्सुकता से चारों ओर देखने लगा। हालांकि जी नियानकी का कहीं कोई अता पता नहीं था। किसे परवाह है, हो सकता है वो किसी और गुफा में साधना कर रही हो। मैं पहले नहा लेता हूँ। लू मिंग ने 2 महीने से स्नान नहीं किया था और उसे लग रहा था कि उसका शरीर बदबूदार हो जाएगा। तभी उसने एक भूमिगत नदी देखी और अचानक उसके पूरे शरीर में खुजली होने लगी। लू मिंग ने पलक झपकते ही अपने कपड़े उतार दिए। व्वाला! इसी क्षण लू मिंग के सामने नदी का पानी उछला और पानी से एक आकृति उभरी। क्या वो जी नियानकिंग नहीं था? जैसे ही जी नियानकिंग पानी से बाहर निकली, उसने अपने सामने एक आदमी को खड़ा देखा। वह भी दंग रह गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह अचंभित भाव से लू मिंग को घूरने लगी। आह! कुछ ही क्षणों बाद गुफा से एक कान फाड़ देने वाली चीख सुनाई दी। घोंसला! लू मिंग को भी होश आ गया। उसने झटपट अपने कपड़े उठाए और पहन लिए। दूसरी ओर जी नियानकिंग नदी की तलहटी में डूब गई। कुछ सांसें लेने के बाद वह वापस ऊपर आ गई। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने एक लंबी पोशाक पहनी हुई थी। लू मिंग, मैं तुम्हें मार डालूंगा! जिया नियानकिंग चीखी और बिजली की तरह लू मिंग की ओर दौड़ी। हवा में रहते हुए उसने लगातार कई बार हथेली से वार किए। हथेली के कुछ जोरदार निशान लू मिंग की ओर बढ़े। तीसरे दर्जे का महान गुरु क्षेत्र। लू मिंग की आंखें सिकुड़ गईं। स्पष्टतः जी नियानकिंग ने पिछले 2 महीनों में अपनी साधना में एक महत्वपूर्ण प्रगति की थी। लू मिंग ने सीधे तौर पर इसका सामना नहीं किया। इसके बजाय उसने हवा में ही अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए शी नियानकिंग के मुके से खुद को बचाया। 2 महीने के अभ्यास के बाद हवा में उनके कदम भी चौथे स्तर तक सुधर गए थे। बचने के बारे में सोचना भी मत! जिया नियानकिंग चिल्लाई और लगातार 6 बार हथेली से वार किया। एक ही झटके में 6 राक्षसी हथेली के निशान लू मिंग की ओर उड़ गए। इतना मजबूत कि वो और भी मजबूत हो गया है। लू मिंग मन ही मन हैरान था। पिछले 2 महीनों में उसकी हालत में सुधार हो रहा था और शी नियानकिंग की भी। अरे, क्या तुम पागल हो? मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। लू मिंग जोर से चिल्लाया और अपनी पूरी ताकत से हवा में उछलकर वार से बच गया। मुझे परवाह नहीं कि यह जानबूझकर किया गया था या नहीं। खैर, तुमने देख लिया है। मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। जिया नियानकिंग की आंखें ठंडी थीं। अरे यार, अगर मैंने देख भी लिया तो क्या हुआ? क्या तुमने मुझे देखा भी था? अब हम इसे कैसे सुलझाएं? लू मिंग ने गुस्से से चिल्लाया। तुम बेशर्म, विकृत, नीच, घिनौने कमीने! शिये नियानकिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और वह बेतरतीब ढंग से गालियां बक रहा था। लू मिंग अवाक रह गया। धमाका! धमाका! जिया नियानकिंग की हथेली और भी शक्तिशाली थी, जिसने लू मिंग को चारों ओर से जकड़ लिया। लू मिंग के लिए हवा में कदम बढ़ाना भी मुश्किल था। प्राचीन ढाल! बिना किसी झिझक के लू मिंग ने प्राचीन ढाल तकनीक का प्रयोग किया। एक प्राचीन ढाल सिकुड़कर उसके सामने तैरने लगी। धमाका! धमाका! जिया नियानकिंग की राक्षसी हथेली प्राचीन ढाल पर लगातार प्रहार करती रही। भयंकर विस्फोटों की एक श्रृंखला हुई। लू मिंग के सामने मौजूद प्राचीन ढाल बुरी तरह हिल गई, लेकिन टूटी नहीं। इसने शी नियानकिंग के राक्षसी प्रहार को पूरी तरह से रोक दिया था। क्या आपने सचमुच पृथ्वी स्तर की मार्शल कला का विकास किया है? जी नियानक्विंग ने अविश्वास से कहा। आमतौर पर केवल मार्शल आर्ट के ग्रैंडमास्टर ही पृथ्वी स्तर की मार्शल आर्ट तकनीकों का अभ्यास करने के योग्य होते थे। अब लू मिंग ने अपने द्वितीय श्रेणी के ग्रैंडमास्टर स्तर के अभ्यास से इसे सफलतापूर्वक हासिल कर लिया था। जी नियानकी का आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक था। हाँ, अब तुम्हें पता चल गया कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। बात तो यही है, अब तुम मेरा अनुसरण क्यों नहीं करते? आगे भी मेरा अनुसरण करते रहो। अब और लड़ाई मत करो, मैं तुम्हारे स्तर तक नहीं गिरूंगा। लू मिंग जोर से हंसा, बहुत ही घमंडी अंदाज में। मैं तुम्हारी बड़ी खोपड़ी से तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा।
जिया नियानकिंग चिल्लाई और लू मिंग पर हमलों की झड़ी लगा दी। यह मानना ही पड़ेगा कि जी नियानकिंग बेहद शक्तिशाली था। युद्ध कौशल के मामले में लू मिंग निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। हालांकि लू मिंग ने प्राचीन ढाल तकनीक का अभ्यास किया था और शी नियानकिंग के सभी हमलों को प्राचीन ढाल द्वारा रोक दिया गया था। जिया नियानकिंग ने दर्जनों बार वार किया लेकिन लू मिंग के बचाव को भेदने में कामयाब नहीं हुआ। इसके बजाय वो इतना थक गया था कि हौंफने लगा था। जिया नियानकिंग, तुमने ही पहले निर्दयता दिखाई थी। इतनी अच्छी जगह पर तुम्हारा एकाधिकार है और फिर भी तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो। यह मत सोचो कि मैं तुमसे डरती हूँ। लू मिंग ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। बचाव करते हुए भी लू मिंग ने हमला करना नहीं भूला। उसका लंबा भाला हवा में लहराता हुआ लगातार शी नियानकिंग के महत्वपूर्ण अंगों पर वार करता रहा, लेकिन शी नियानकिंग की हथेली की ताकत से वे सभी वार तितर बितर हो गए। दोनों ने सैकड़ों चालें चली, लेकिन उनमें से कोई भी दूसरे को हराने में सक्षम नहीं था। आखिरी बातचीत के बाद वे दोनों एक दर्जन कदम पीछे हट गए और एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। जिया नियानकिंग हौंफ रहा था। अभी अभी हुए दृश्य को याद करके उसका चेहरा लाल हो गया। उसने लू मिंग को गुस्से से घूरा। अगर नजरें मार सकती तो लू मिंग ततैया के छत्ते की तरह फट जाता। लू मिंग भी बैल की तरह पसीना बहा रहा था और हौंफ रहा था। उसने अपने हाथ में कुछ आध्यात्मिक क्रिस्टल पकड़े हुए थे और अपनी पूरी ताकत से अपनी रक्त नलिकाओं को नियंत्रित करके खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि पृथ्वी स्तर की मार्शल स्किल की शक्ति बहुत अधिक थी, लेकिन इसमें लगने वाली वास्तविक ची की खपत भी बेहद भयावह थी। अरे, तुम मुझे इतनी घूर क्यों रहे हो? क्या तुम अब भी इसे देखना चाहते हो? लू मिंग खुद को रोक नहीं पाया और बोल पड़ा। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, लू मिंग को लगा कि काश वह खुद को एक थप्पड़ मार पाता और मन ही मन खुद को कोसता कि उसने इतनी घटिया जुबान कैसे चलाई। जैसा कि उम्मीद थी, जी नियानकिंग की आंखें और भी चौड़ी हो गईं। उसकी आंखों में एक तीव्र हत्यारा भाव उभर आया। उसने अपने दांत इतनी जोर से भींचे कि चटकने की आवाज आई। वह चाहता था कि काश वो लू मिंग को काट लेता। हालांकि इस बार जी नियानकिंग ने कोई हरकत नहीं की। इसके बजाय उसने लू मिंग को घूरते हुए ठंडे लहजे में कहा, इस बार मैं इसे जाने देता हूं। आप कृपया इस जगह से चले जाओ। मैंने पहले भी कहा है, ये जगह मेरी है। क्या ये तुम्हारे हैं? क्यों? क्या तुम इस भूमिगत नदी का इस्तेमाल खत्म कर सकते हो? मैं अब नहाने जा रहा हूं। एक भीषण युद्ध के बाद लू मिंग के पूरे शरीर में खुजली हो रही थी। वो भूमिगत नदी में कूदकर स्नान करने के लिए बेताब था। नहीं, जी नियानक्विंग ने ठंडे स्वर में कहा, नहीं। मैं एक पुरुष हूं, और एक पुरुष यह नहीं कह सकता कि वह यह नहीं कर सकता। भले ही वह न कर सके, उसे आज ही करना होगा। देखो, मैं कपड़े उतार रहा हूं। अगर तुम्हें देखना पसंद है तो तुम और देख सकते हो। इतना कहते ही लू मिंग ने अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिया। उसे एहसास हुआ कि वो जी नियानकिंग से निपटने के लिए सामान्य तरीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उससे निपटने का सबसे आसान तरीका थोड़ा और निर्भीक होना था। जैसा कि उम्मीद थी, लू मिंग को कपड़े उतारते देख शी नियानकिंग की आंखों में क्रोध की आग भड़क उठी। हालांकि अंत में उसके पास दांत पीसकर वहां से चले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। हा हा हा, लू मिंग जोर से हंसा। उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए और भूमिगत नदी में कूद गया। नदी का पानी बेहद ठंडा था। लू मिंग को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर के हर रोम रोम खुल गए हो और पूरे शरीर में आराम की लहर दौड़ गई हो। वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। लू मिंग आह भरे बिना नहीं रह सका। उसके बाद लू मिंग ने आराम से पानी में डुबकी लगाई। क्या पानी में मछलियां हैं? लू मिंग को अचानक महसूस हुआ कि पानी में कुछ तैर रहा है। लू मिंग पानी में कूद गया। भूमिगत नदी काफी गहरी थी, कम से कम 10 मीटर से अधिक गहरी। जब लू मिंग ने उसमें डुबकी लगाई तो उसने हथेली के आकार के कई चांदी जैसे सफेद झींगे तैरते हुए देखे। तो ये एक झींगा है। रुकिए, क्या ये 100 साल पुराना झींगा है? लू मिंग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। 100 साल तक जीवित रहने वाला झींगा एक विचित्र प्रजाति थी जो कम से कम 100 साल तक जीवित रह सकती थी। यह अत्यंत दुर्लभ थी और आमतौर पर निर्जन स्थानों में पाई जाती थी। 100 साल पुराने झींगे की सबसे प्रसिद्ध बात यह थी कि उसका मांस बेहद स्वादिष्ट होता था और उसमें भरपूर मात्रा में सार तत्व मौजूद होते थे। यदि कोई योद्धा इसे खाता था तो इससे उसके शरीर में लगातार सुधार होता था और उसकी शारीरिक शक्ति बढ़ती थी। बाहरी दुनिया में उनमें से प्रत्येक को बहुत ऊंची कीमत पर बेचा जा सकता था। हालांकि लू मिंग उन्हें एक नज़र में ही देख सकता था। कोई आश्चर्य नहीं कि जी नियानकिंग जाना नहीं चाहती थी। यहाँ 100 साल पुराने झींगे हैं। कितनी चालाकी है।
लू मिंग को पहले तो शी नियानकिंग के लिए दुख हुआ, लेकिन अब उसे आक्रोश महसूस हो रहा था। मैं इसे पकड़ लूंगा। लू मिंग के पंजे बाहर निकले और आवश्यक ची ऊर्जा तेजी से बाहर निकली, जिससे आवश्यक ची ऊर्जा का एक जाल बन गया जिसने 100 वर्ष के झींगे को घेर लिया। हुआला। लू मिंग ने कम से कम 200 साल पुराने झींगे पकड़े थे। उसने एक जैड बॉक्स निकाला, उसमें पानी भरा और झींगों को उसमें रखकर बॉक्स को सर्वोच्च मंदिर में रख दिया। फिर उसने अपने शरीर को मोड़ा और मछली की तरह आगे तैरते हुए 100 साल पुराने झींगों के एक समूह को पकड़ लिया। आधे घंटे से भी कम समय में लू मिंग ने सैकड़ों 100 साल पुराने झींगे पकड़ लिए थे। इस भूमिगत नदी में बहुत सारे 100 साल पुराने झींगे हैं। अन्य स्थानों पर भी और अधिक होने चाहिए। मैं कुछ दिनों में वापस आऊंगा। लू मिंग संतुष्ट होकर पानी से बाहर निकला। उसने अपने कपड़े पहने। जब वे गुफा से बाहर निकले तो उन्हें जी नियानकी की आकृति दिखाई नहीं दी। वो किसी दूसरी गुफा में होना चाहिए। लू मिंग को उनसे कोई मतलब नहीं था। वो गुफा में लौट आया और पत्थर की बेंच पर बैठ गया। उसने हाथ के इशारे से 100 साल पुराने झींगों का एक डिब्बा पत्थर की मेज पर रख दिया। 100 साल पुराना झींगा हथेली के आकार का था और चांदी जैसे सफेद रंग का था। लू मिंग ने एक झींगा उठाया और अपनी ऊर्जा से उसे हिला हिलाकर मार डाला। फिर उसने उसका छिलका उतार दिया। इससे क्रिस्टल की तरह साफ और अतुलनीय रूप से वसायुक्त झींगा मछली का मांस दिखाई दिया। लू मिंग ने एक टुकड़ा खाया। वह बेहद ताज़ा और मुलायम था। उसमें मछली का जरा भी स्वाद नहीं था, बल्कि हल्की सी खुशबू आ रही थी। यह वाकई बहुत स्वादिष्ट था। लू मिंग ने कुछ ही पलों में 100 झींगा मछली खा ली। कुछ ही देर बाद उसने अपने पूरे शरीर में एक ठंडी ऊर्जा फैलते हुए महसूस की, जो उसकी मांसपेशियों और हड्डियों में समा गई। एक सुन्न कर देने वाली खुजली फैल गई और यह बहुत आरामदायक थी। तुरंत ही लू मिंग ने इस ऊर्जा को परिष्कृत करने और अपने शरीर की शक्ति बढ़ाने के लिए ज्वालामय वज्र कलाओं का प्रयोग किया। 100 साल पुराने झींगों के प्रभाव वाकई चौंकाने वाले हैं। अफवाहें बिल्कुल सच साबित हुई हैं। कुछ ही क्षणों में लू मिंग ने महसूस किया कि उसके शरीर में सुधार हुआ है। ये 10 दिनों की कठोर साधना से भी अधिक प्रभावी था। इसके बाद लू मिंग ने लगातार 10 से अधिक झींगे खाए। 100 साल पुराने 10 से अधिक झींगों का सार ग्रहण करने के बाद लू मिंग का शरीर दूसरे चरण के ऊपरी स्तर के और करीब पहुंच रहा था। इसका स्वाद वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मैं इसका स्वाद बदल दूं तो यह और भी बेहतर हो जाएगा। लू मिंग ने अपनी जीभ चटकाई। फिर उसकी आंखें चमक उठी। वो उठा और बाहर निकलकर जलते हुए गलियारे में आ गया। जैसे ही वो उस मार्ग में दाखिल हुआ, उस मार्ग से ज्वालाएं और ज्वाला आत्माएं प्रकट हुई। इसे मेरे लिए भून दो। लू मिंग ने हाथ हिलाया और 10 सदियों से भी अधिक पुराने झींगे प्रकट हो गए। वे लू मिंग की मूल ऊर्जा द्वारा नियंत्रित थे और हवा में तैर रहे थे। लू मिंग ने वास्तव में यहां आग की लपटों का इस्तेमाल झींगों को भूनने के लिए किया था। अगर डोंगई के पूर्वज, जिन्होंने ये शिलालेख स्थापित किए थे, इसे देख लें, तो वे इतने क्रोधित होंगे कि अपनी कब्रों से बाहर निकल आएंगे। ज़ज़ज़ज़ सदियों पुराने झींगों से सरसराहट की आवाज निकली और जल्द ही उनकी सुगंध उसकी नाक में घुस गई। जहां तक ज्वाला आत्माओं की बात है, वे सभी लू मिंग के लंबे भाले से नष्ट हो गईं। समय बीतने के साथ साथ सुगंध और भी तीव्र होती गई। अंत में सुगंध ने पूरी भूमिगत गुफा को भर दिया। शिये नियानकी की आकृति एक गुफा के प्रवेश द्वार पर प्रकट हुई और उसने उत्सुकता से इधर उधर देखा। जब उसने लू मिंग को अपनी ओर देखते हुए देखा, तो वह एक ठंडी सी घुरघुराहट के साथ गुफा में वापस चली गई। लू मिंग को उसकी कोई परवाह नहीं थी। उस समय तक सदी के झींगे भुन चुके थे और उनका पूरा शरीर लाल हो चुका था। उसने अपनी तर्जनी उंगली हिलाई और गलियारे से बाहर निकल गया। उसने एक झींगा उठाया और उसका छिलका उतारा। छिलका उतारने के बाद उसकी सुगंध कई गुना तेज हो गई। वो इसे खाने के लिए बेताब था। यह नर्म और मुलायम था और इसकी सुगंध बेजोड़ थी। बिना भुने हुए की तुलना में ये कई गुना अधिक स्वादिष्ट था। वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद लू मिंग ने लगभग 1 दर्जन भुने हुए झींगे बयार की तरह चट कर दिए। फिर वह संतुष्टि से गुफा में लौट आया और भुने हुए झींगों के सार को निखारने लगा। उनके शरीर में लगातार सुधार हो रहा था। कुछ ही देर बाद लगभग 1 दर्जन भुने हुए झींगों का स्वाद और भी निखर गया। इसी दौरान बाहर से एक तेज सुगंध आने लगी। लू मिंग गुफा से बाहर निकला और उसने देखा कि जी नियानकी उसकी नकल कर रहा है। वो गलियारे में झींगे भून रहा था। लू मिंग को देखते ही जी नियानकी का चेहरा लाल हो गया। उसने लू मिंग को घूरकर देखा और ठंडी सी आवाज निकालते हुए झींगे भूनना जारी रखा। हा हा हा, लू मिंग दिल खोल कर हंसा।
वो गुफा में लौट आया और साधना जारी रखी। 5 दिन बाद लू मिंग ने अपने 100 साल पुराने झींगे खत्म किए और झींगे पकड़ने के लिए भूमिगत नदी में चला गया। शी नियानकी बेबस थी। लू मिंग ने प्राचीन ढाल तकनीक का अभ्यास कर लिया था और वह फिलहाल इसे तोड़ नहीं सकती थी। वो केवल लू मिंग को और झींगे पकड़ने दे सकती थी। किसी पृथ्वी स्तर की रक्षात्मक मार्शल स्किल को भेदने के लिए केवल उसी के समान पृथ्वी स्तर की आक्रामक मार्शल स्किल का होना ही संभव हो सकता है, या शायद उसकी साधना शक्ति कुछ ज्यादा ही मजबूत थी। जिया नियानकी की साधना तकनीक विशेष थी। उसने अभी तक पृथ्वी स्तर के मार्शल कौशल का अभ्यास शुरू नहीं किया था। हम बस तब तक इंतजार करो जब तक मैं पृथ्वी स्तर की मार्शल कला का विकास न कर लूं, मैं तुम्हें खूब तड़पाऊंगा। जिया नियानकी केवल इसी तरह से खुद को दिलासा दे सकता था। इस तरह लू मिंग हर कुछ दिनों में सेंचुरी श्रिम्प पकड़ने जाता था। समय तेजी से बीत गया और छोटे विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद 3 महीने बीत चुके थे। पिछले कुछ समय में 100 वर्ष के झींगा की मदद से लू मिंग का शरीर तेजी से द्वितीय कक्षा में पहुंच गया। प्रगति इतनी तेज थी कि लू मिंग अवाक रह गया। इसलिए पिछले कुछ दिनों से लू मिंग पागलों की तरह सेंचुरी प्रॉन्स की तलाश कर रहा था और उन्हें जमा कर रहा था। बेशक जी नियानकी की भी यही हालत थी। नदी के उस हिस्से में मौजूद लगभग सभी 100 साल पुराने झींगे पकड़े जा चुके थे। 3 महीने बीत जाने के बाद जिस स्थान पर पत्थर की वेदी में विस्फोट हुआ था, वहां से प्रकाश की किरणें निकलने लगीं। जमीन पर शिलालेख चमक रहे थे और जमीन को एक जाल की तरह ढक रहे थे। लू मिंग और शी नियानकी एक तरफ खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। कुछ घंटों बाद शिलालेख चमक उठे और अंततः प्रकाश के एक द्वार में तब्दील हो गए। स्थानिक पथ, टेलीपोर्टेशन गेट। लू मिंग बेहद खुश था। 3 महीने तक यहां फंसे रहने के बाद आखिरकार वह बाहर निकल सका। पिछले 3 महीनों में उन्होंने काफी तरक्की की थी। यद्यपि यहाँ का वातावरण बाहरी दुनिया की तुलना में कहीं बेहतर था, फिर भी यदि वो हर समय यहीं रहता तो बाहर रहने वाले उसके परिवार और मित्र निश्चित रूप से चिंतित होते। इसके अलावा कठिन परिश्रम करना हमेशा अधिक प्रभावी नहीं होता। एक मार्शल आर्टिस्ट को नश्वर संसार में प्रशिक्षण लेना, हर तरह की परिस्थितियों से गुजरना और निरंतर सुधार के लिए अपनी मानसिक स्थिति को संयमित करना आवश्यक होता है। भन 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 भन। जब पोर्टल प्रकट हुआ तो लू मिंग और शी नियानकी एक ही समय में आगे बढ़े और प्रकाश के द्वार में प्रवेश कर गए। कुछ पल के चक्कर आने के बाद जब लू मिंग शांत हुआ तो उसे एहसास हुआ कि वह वापस 9 राक्षसों के पहाड़ पर आ गया है। वो और जी नियानकी एक विशालकाय राक्षसी जानवर की पत्थर की मूर्ति पर खड़े थे। उनके पैरों के नीचे एक तेज रोशनी थी। फिर रोशनी मंद पड़ गई और सब कुछ सामान्य हो गया। एक तरफा टेलीपोर्टेशन। ऐसा लगता है कि भविष्य में प्रवेश करना असंभव है। लू मिंग मन ही मन सोचने लगा। लू मिंग, मैं तुमसे हिसाब बराबर कर लूंगा, चाहे देर हो या ना हो। हम जी नियानकी ने लू मिंग की ओर देखा। मैं तुम्हारे साथ कभी भी खेलूंगा, लेकिन अगली बार जब तुम मुझे देखो तो मुझसे पिट मत जाना। लू मिंग ने हल्की सी मुस्कान दी। तुमने मुझे पीटा, ये कैसे मुमकिन हुआ? अगली बार मैं तुम्हारा कछुआ कवच जरूर तोड़ दूंगा और तुम्हें अपने पैरों तले रौंद दूंगा। जिया नियानकी ने दांत पीसते हुए 9 दानव पर्वत से एक काली तितली की तरह गायब हो गया। लू मिंग मुस्कुराया और उसे कोई आपत्ति नहीं थी। मुझे आश्चर्य है कि पूर्वी शहर में युद्ध की स्थिति कैसी चल रही है। लू मिंग के विचार पूर्वी शहर में चल रहे युद्ध की ओर लौट गए। उसके बाद लू मिंग की आकृति में हलचल हुई। उसने एक पेड़ की चोटी पर कदम रखा और डोंगक्यू शहर की ओर दौड़ पड़ा। आधे दिन बाद ही डोंगक्यू शहर नजर आने लगा था, लेकिन अब डोंगक्यू शहर की स्थिति 3 महीने पहले की तुलना में पूरी तरह से अलग थी। 3 महीने पहले डोंगक्यू शहर में हाई अलर्ट जारी था, लेकिन अब शहर के द्वार खुले थे और लोग अंदर बाहर आ जा रहे थे। ऐसा प्रतीत हुआ कि डोंगक्यू शहर में युद्ध समाप्त हो गया था। लू मिंग शहर में प्रवेश करने के बाद सीधे नगर प्रमुख के निवास पर गया। वो फूलियांग से मिलकर स्थिति के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता था। जब उन्होंने एक रहस्यमय तलवार संप्रदाय के शिष्य के रूप में अपनी पहचान प्रकट की तो स्वाभाविक रूप से उनकी मुलाकात बिना किसी बाधा के फूलियांग से हुई। लू मिंग, तुम मरे तो नहीं? फूलियांग लू मिंग को देखकर चौंक गया। नगर स्वामी फू, मैं ठीक हूं, लू मिंग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। युवा नायक लू मिंग, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम जीवित हो। रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के शिष्य उस दिन वापस आए और उन्होंने बताया कि डोंगई जनजाति के खंडहरों में तुम्हारी मृत्यु हो गई थी। फू लियांग ने इस अवधि के दौरान की स्थिति का वर्णन किया।
3 महीने पहले रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के शिष्य लौट आए थे। उनमें से केवल लगभग 50 ही बचे थे और उन्होंने बताया कि बाकी सभी डोंगई जनजाति के खंडहरों में मारे गए थे। डोंगई जनजाति भी एक दिन बाद समुद्र के किनारे स्थित पहाड़ों में शरण लेने के लिए चली गई। इस घटना ने रहस्यमयी तलवार संप्रदाय को झकझोर दिया। कई लोग लू मिंग की तलाश में आए लेकिन सभी खाली हाथ लौट गए। लू मिंग ने अनुमान लगाया कि वे लोग पांग शी, फैंग वू, मुलैन और अन्य लोग होने चाहिए। मैंने सुना है कि रहस्यमयी तलवार संप्रदाय ने युद्ध में आपकी मृत्यु की पुष्टि कर दी है और आपके परिवार को भी सूचित कर दिया है। फू लियांग ने कहा, क्या? मैंने तो अपने परिवार को पहले ही बता दिया है। लू मिंग का दिल घबरा गया। अगर ली पिन को पता चले कि वह पहले ही मर चुका है तो उसे कितना दुख होगा। ली पिन के मन में लू यूनटियन की मृत्यु निश्चित थी। लू मिंग ही उसकी एकमात्र आशा थी। अगर उसे पता चल जाए कि लू मिंग मर चुका है तो उसकी हताशा का ठिकाना नहीं रहेगा। इस समय लू मिंग का दिल घर लौटने के लिए बेताब था। शहर के स्वामी फू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे घर जाना होगा। अलविदा। लू मिंग ने मुट्ठी भींची और बिना एक पल भी देरी किए किएदार के निवास से निकल गया। वो उग्र हवाओं वाले शहर की ओर दौड़ पड़ा। सौभाग्यवश डोंगक्यू शहर फायरी विंड शहर से ज्यादा दूर नहीं था। लू मिंग ने अपने हवाई कौशल का इस्तेमाल करते हुए पूरी गति से दौड़ लगाई। वो हवा के झोंके की तरह फायरी विंड शहर की ओर तेजी से बढ़ रहा था। जब उसकी वास्तविक ऊर्जा समाप्त हो जाती थी तो वो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक क्रिस्टल का उपयोग करता था। लू मिंग अंततः 3 दिन बाद उग्र हवाओं वाले शहर में लौट आया। लू मिंग, वो लू परिवार के छोटे मालिक लू मिंग थे। मैंने सुना है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है ना? तो उसकी मौत नहीं हुई, कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे ही लू मिंग ने उग्र हवा वाले शहर में कदम रखा, उसके आसपास मौजूद भीड़ ने उसकी ओर देखा और आपस में चर्चा शुरू कर दी। लू मिंग ने भौहें चढ़ाईं। उसे लगा कि उसके आसपास के लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं। आश्चर्य के साथ साथ थोड़ी दया भी झलक रही थी। लू मिंग असमंजस में था, लेकिन वह रुका नहीं। वो सीधे लू परिवार के पास चला गया। कुछ ही देर में वो लू परिवार के द्वार पर पहुंच गया। वहां कौन है? वहीं रुक जाओ। हाँ, तुम, युवा स्वामी लू मिंग? दरवाजे पर पहरा दे रहे एक हटे कट्टे आदमी ने चिल्लाया। फिर उसने देखा कि वह लू मिंग है और आश्चर्य से चीख उठा। अन्य गार्ड भी हैरान रह गए। मैं हूं, मैं मरा नहीं हूं, हटो, लू मिंग ने कहा। वो अंदर जाने ही वाला था। हालांकि दरवाजे पर पहरा दे रहे कुछ हटे कट्टे आदमियों ने अपनी तलवारें निकाल ली और लू मिंग के सामने खड़े हो गए। लू मिंग, तुम अंदर नहीं जा सकते। बेशर्म, लू मिंग चिल्लाया और उसकी भौहें और भी ज्यादा सिकुड़ गईं। लू परिवार के गार्डों ने तो उसे उसके नाम से पुकारा और उसे रोकने के लिए अपनी चाकू तक निकाल ली। कुछ गड़बड़ थी। लू मिंग को क्रोधित देखकर कुछ हटे कट्टे पहरेदार पीले पड़ गए। स्पष्ट रूप से वे भयभीत थे। लू मिंग, हम तो बस आदेशों का पालन कर रहे हैं, किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं है, उनमें से एक ने दांत पीसते हुए कहा। आदेश? किसके आदेश? लू मिंग ने उसे फटकारा, लेकिन उसके मन में उठने वाली बुरी आशंका और भी प्रबल हो गई। युवक स्वामी, जल्दी चले जाए, जल्दी चले जाए, वापस मत आना। अचानक सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी बाहर भागा और चिल्लाया। अंकल चोंग, क्या चल रहा है? लू मिंग चिल्लाया। ये बूढ़ा व्यक्ति लू वंश का एक पुराना सेवक था। उसकी साधना शक्ति बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन वह हमेशा लू वंश के प्रति वफादार रहा था। हे स्वामी, ये प्रथम कुलपति है। वे कई शक्तिशाली योद्धाओं के साथ वापस आए हैं। वे लू परिवार पर कब्जा करना चाहते हैं। कई प्रमुख कुलपतियों की हत्या हो चुकी है। लू परिवार की अन्य सभी शाखाएं प्रथम कुलपति की शरण में आ गई हैं। बेहतर होगा कि आप यहां से चले जाएं। अंकल चोंग चिल्लाए। क्या? लू यूनिक्सियोनिक। लू मिंग का दिल कांप उठा। मेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ कैसी है? लू मिंग के मन में सबसे पहले ली पिंग का ख्याल आया। मैडम को 2 दिन से मुख्य हॉल के आंगन में बंद करके पूछताछ की जा रही है। इस बूढ़े नौकर को भी स्थिति का कुछ पता नहीं है। युवा स्वामी, इस बार बड़े बुजुर्ग अपने साथ कई विशेषज्ञ लाए हैं। आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर होगा कि आप पहले ही चले जाएं। जब तक आप जीवित हैं, तब तक आशा बनी रहेगी। अंकल चोंग ने उसे समझाने की कोशिश की। उनके बूढ़े चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। बूम बूम बूम। अंकल चोंग के शब्द लू मिंग के दिल में बिजली के झटके की तरह फट पड़े। पल भर में लू मिंग के शरीर से एक अवर्णनीय, निर्मम, घातक भावना उत्पन्न हुई। लू यो जियोंग, लू मिंग ने बुदबुदाते हुए कहा। उसकी आंखें बेहद ठंडी थीं।
साथ ही उसे इस बात का बेहद डर था कि ली पिंग के साथ कुछ हो गया होगा। कुछ हटे कट्टे गार्ड और चाचा चोंग कपकपा उठे और ठंड उनके सिर तक दौड़ गई। वूश! अचानक दरवाजे के पीछे से ठंडी रोशनी की एक किरण निकली। ये बहुत अचानक हुआ। लू मिंग चौंक गई और उसे बचाना चाहती थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक तलवार की रोशनी चोंग बो की पीठ को भेद गई। चोंग बो के जमीन पर गिरते ही चारों ओर खून के छींटे पड़ गए। युवा स्वामी, भागो भागो! अंकल चोंग चिल्लाए और धीरे धीरे उनकी सांस फूलने लगी। लगभग 20 साल का एक युवक फाटक के पीछे से निकला और ठंडे स्वर में बोला, बूढ़े आदमी, तुमने जानकारी उजागर करने की हिम्मत कैसे की? तुम मौत को दावत दे रहे हो? फिर उसने थोड़ी हैरानी भरी नजरों से लू मिंग की ओर देखा। लू मिंग, तुम सचमुच भाग्यशाली हो। तुम डोंगई जनजाति के खंडहरों में पहुंच गए और अभी तक जिंदा हो, लेकिन तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। चूंकि तुम वापस आ गए हो, मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर छोड़ देता हूं। मरना! इस समय लू मिंग का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में व्याप्त हत्या का इरादा 10,000 साल पुरानी गहरी बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। इस युवक की आस्तीन पर हरे रंग की लकड़ी की कड़ाई थी। जाहिर तौर पर वह दुआनमू परिवार का एक युवा विशेषज्ञ था। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? मुझे पता है कि तुम्हारी युद्ध शक्ति एक साधारण 5वीं श्रेणी के महान मार्शल मास्टर के बराबर है, लेकिन मैं भी एक 5वीं श्रेणी का महान मार्शल मास्टर हूं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ एक साधारण 5वीं श्रेणी का महान मार्शल मास्टर हूं? दुआनमू परिवार के युवक ने उपहास किया। बकवास, मर जा! धमाका! इसी क्षण लू मिंग ने अपनी पूरी ताकत से विस्फोट कर दिया। शक्तिशाली वास्तविक ची अग्नि की शक्ति के साथ मिलकर एक ज्वालामुखी विस्फोट के समान थी। धमाका! लंबा भाला दुआनमू परिवार के युवक की ओर बढ़ा। दुआनमू परिवार के युवक के चेहरे के भाव में अचानक बड़ा बदलाव आया जब उसने बचाव के लिए अपनी तलवार उठाई। लेकिन धमाका! लू मिंग का लंबा भाला उसकी लंबी तलवार से टकराया। ऐसा लगा जैसे उस पर ज्वालामुखी का प्रहार हुआ हो। उसका शरीर तोप के गोले की तरह पीछे की ओर उड़ गया। वो लगातार 2 दीवारों से टकराया और अंत में तीसरी दीवार में धंस गया। ये कैसे संभव है? उसकी आंखों में अविश्वास और भय के भाव थे। एक ही झटके में, सिर्फ एक ही झटके में उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट गईं और वो कीचड़ के गड्ढे की तरह दीवार में धंस गया। लू मिंग इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता था? वो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था और उसकी युद्ध क्षमता किसी औसत 5वीं श्रेणी के ग्रैंडमास्टर से कहीं अधिक थी। फिर भी वो लू मिंग के एक भी वार का सामना नहीं कर सका। लू मिंग ने हाथ में भाला पकड़ा हुआ था और वह दुआनमू परिवार के युवक की ओर चल पड़ा। दरवाजे की रखवाली कर रहे कुछ हटे कट्टे आदमी इतने डरे हुए थे कि उनकी आत्माएं मानो उनके शरीर से निकल गई थी और वे पूरी तरह कांप रहे थे। लू मिंग, मुझे मत मारो। दुआनमू परिवार में 9वीं श्रेणी का एक ग्रैंडमास्टर है। अगर तुमने मुझे मार डाला तो तुम्हारा पूरा परिवार मर जाएगा और तुम्हारी मां की हालत बहुत खराब हो जाएगी। दुआनमू परिवार का युवक सदमे से चिल्ला उठा। वूश! लू मिंग के हाथों में मौजूद लंबा भाला प्रकाश की किरण में बदल गया और तेजी से बाहर निकला, जिसने उस युवक के दिल को भेदते हुए उसे दीवार पर कील की तरह गाड़ दिया। लू मिंग 2 दीवारों को फांदकर कूदा, अपना लंबा भाला निकाला और लू परिवार के आंगन की ओर चल पड़ा। लू वंश का आंगन लू वंश के सम्मेलन कक्ष के बाहर था। यह एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। इस समय सम्मेलन कक्ष के प्रवेश द्वार पर एक बुजुर्ग व्यक्ति एक कुर्सी पर बैठा हुआ था और आंखें बंद करके आराम कर रहा था। उस बूढ़े आदमी के चारों ओर 10 से अधिक लोग खड़े थे। उनमें से एक लू यूनेक्सियोंग था, जो ठंडे भाव से आंगन को घूर रहा था। आंगन में ली पिंग और लू कबीले के 4 प्रमुख बुजुर्ग एक साथ खड़े थे। वे 30 से अधिक हटे कट्टे आदमियों से घिरे हुए थे। ये लोग मूल रूप से दुआनमू परिवार से थे। हालांकि एक अपवाद था और वो था निंग कोंग। जी हाँ, वो निंग फैंग के पिता थे, जो वमिलियन बट के प्रमुख बुजुर्गों में से एक थे, जिनका नाम निंग कोंग था। ली पिंग, क्या तुमने इस बारे में अच्छी तरह सोच लिया है? पूरे लू परिवार के सामने घोषणा करो कि तुम लू परिवार के मुखिया का पद मुझे सौंप रहे हो। फिर सबके सामने घुटने टेककर मुझसे माफी मांगो। स्वीकार करो कि तुमने मुझे निराश किया है। लू यूनेक्सियोंग ने ठंडे लहजे में ली पिंग को देखते हुए कहा। तुम्हारी यही इच्छा है, तुम सपने देख रहे हो। ली पिंग ने उन्हें सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया। सोचो भी मत, मैंने तुम्हें 2 दिन से भूखा रखा है, लेकिन लगता है कि यह काफी नहीं है, तो भूखे रहो और यहीं खड़े रहो। मैं देखता हूं कि तुम कब तक टिक पाते हो। लू यूनेक्सियोंग ने उदास स्वर में कहा। ली पिंग का चेहरा पीला पड़ गया था और उसका शरीर कांप रहा था। वो बेहद कमजोर दिख रही थी।
2 दिन बीत चुके थे। लू यूनेक्सियोंग ने उसे आंगन में खड़े रहने के लिए मजबूर कर दिया था। उसके पास न खाना था, न पानी, और उसे चिलचिलाती धूप सहनी पड़ रही थी। ली पिंग एक साधारण व्यक्ति थी और मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं करती थी, इसलिए वह अपनी वास्तविक ची शक्ति से खुद की रक्षा नहीं कर सकती थी। इस समय वह बेहद कमजोर थी और किसी भी क्षण बेहोश। लू यूनेक्सियोंग, हार मान लो। चाहे मैं मर भी जाऊं, मैं तुम्हें अपनी मनमानी नहीं करने दूंगी। ली पिंग ने फटकार लगाए। कुतिया, तेरे टिके रहने का क्या फायदा? तेरा पति मर चुका है। अब वो छोटा कमीना लू मिंग भी मर चुका है। मेरा विरोध करने के लिए मैं तुम सबको मरते हुए देखना चाहता हूं। लू यूनेक्सियोंग ने फटकार लगाए। तुम बकवास कर रहे हो। मेरा बेटा लू मिंग कभी नहीं मरेगा। ली पिंग चिल्लाया। क्या वो नहीं मरेगा? खुद से झूठ मत बोलो, वो तो पहले ही मर चुका है। अब तुम्हारे पास भरोसा करने के लिए कोई नहीं बचा है। लू यूनेक्सियोंग ने ठंडी हंसी हंसते हुए ली पिंग पर हमला कर दिया। मिंग एर, ली पिंग का शरीर कांप उठा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। हालांकि उसने यह बात स्वीकार नहीं की, लेकिन वह अच्छी तरह जानती थी कि लू मिंग वास्तव में एक दुर्घटना का शिकार हुआ था। रहस्यमयी तलवार संप्रदाय ने विशेष रूप से किसी को इसकी घोषणा करने के लिए भेजा था, तो ये गलत कैसे हो सकता था? वो हताश थी। लू यूनेक्सियोंग, क्या तुम्हें अपने किए के लिए रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के उच्च अधिकारियों द्वारा दंडित किए जाने का डर नहीं है? प्रमुख बुजुर्गों में से एक चिल्लाया। हाँ, सजा। जब लू मिंग जिंदा था तो वह वाकई एक अद्वितीय प्रतिभा का धनी था और रहस्यमयी तलवार संप्रदाय में उसका बहुत सम्मान था। लेकिन अब जब वह मर चुका है, तो एक मरे हुए व्यक्ति के लिए मुझे कौन सजा देगा? इसके अलावा आपको देखना चाहिए था कि यहाँ सब लोग दुआनमू परिवार से हैं। रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के उच्च अधिकारी दुआनमू परिवार को क्यों दंडित करेंगे? ये तो एक मजाक है। लू यूनेक्सियोंग पागलों की तरह हंसने लगा। दुआनमू परिवार के अन्य पुरुष भी जोर से हंस पड़े। कितना अफसोस की बात है, कितना अफसोस की बात है। ये बहुत दुख की बात है कि वो छोटा कमीना लू मिंग मर गया, वरना मैं उसकी मां को उसके सामने मार डालता और उसे अपनों को खोने का दर्द चखाता। निंग कोंग ने ठंडे स्वर में कहा। छी, बेशर्म आदमी, बाप जैसा बेटा। खुद को देखो। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि तुम्हारा बेटा मिंग एर के हाथों मारा गया। ली पिंग ने निंग कोंग को घूरते हुए तिरस्कारपूर्वक कहा। तुम तो मौत को बुला रहे हो। निंग कोंग गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने लू यूनेक्सियोंग से कहा, भाई लू, मुझे नहीं लगता कि हमें अब और इंतजार करना चाहिए। मुझे अभी करने दो और इस कुतिया को तड़पाने दो। मैं चाहता हूं कि इसे मौत से भी बदतर यातना मिले। उस समय ये तुम्हारी हर शर्त मान लेगी। लू यूनेक्सियोंग, चलो शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ समय बर्बाद करने के लिए ज्यादा समय नहीं है। दुआनमू परिवार के जो बुजुर्ग सदस्य आराम कुर्सी पर बैठे थे, उन्होंने अपनी आंखें खोलीं। अच्छा, मैं इस व्यक्ति को आपके हवाले करता हूं, भाई निंग। आप इसके साथ जो चाहें कर सकते हैं, और जो भी तरीके आपके पास हो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लू यूनेक्सियोंग ने उपहास किया। लू यूनेक्सियोंग, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग इंसान भी हो जो लू परिवार के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो? लू परिवार के एक वरिष्ठ बुजुर्ग ने गरजते हुए कहा, टकराना। अचानक निंग कोंग ने हरकत की और अपनी हथेली से मुख्य बुजुर्ग पर प्रहार किया। निंग कोंग 9वीं श्रेणी का ग्रैंडमास्टर था और लू परिवार का एक प्रमुख बुजुर्ग था। वो इस हमले को कैसे झेल सकता था? शक्तिशाली हथेली की ताकत से उसका शरीर भेद गया और वो दूर जा गिरा। उसकी सांसें रुक गईं। तुम बूढ़े लोग यहाँ चहचहाकर मौत को दावत दे रहे हो। निंग कोंग ने ठंडे स्वर में कहा, तुम सबकी भयानक मौत होगी। लू यूनेक्सियोंग, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा। अन्य 3 प्रमुख बुजुर्गों ने चिल्लाकर जवाब दिया। अब लू परिवार के 7 प्रमुख बुजुर्गों में से केवल 3 ही बचे थे। बाकी सभी को 2 दिन पहले दुआनमू परिवार ने मार डाला था। चुप रहो, बूढ़े लोगों। मैं तुम्हारी जान बख्शना चाहता था, लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं लगती। हमला करो और उन सबको मार डालो। लू यूनेक्सियोंग ने हाथ हिलाया। भनभनाहट, वूश। उनके आसपास दुआनमू परिवार के कुछ आदमियों ने अपनी तलवारें निकाल ली और हमला करने ही वाले थे। इसी समय खून से लथपथ एक आदमी अंदर भागा आया। ये बुरा है, ये बुरा है। उस हटे कट्टे आदमी ने चिल्लाकर कहा, क्या चल रहा है? लू यूनेक्सियोंग के चेहरे के भाव बदल गए। लू मिंग, ये लू मिंग है। उस हटे कट्टे आदमी ने हैरानी से कहा। उनकी बातों से सब लोग स्तब्ध रह गए। लू मिंग तो पहले ही मर चुका है, लू यूनेक्सियोंग ने कहा। नहीं, वो मरा नहीं है, वो मरा नहीं है। वो उस जगह में प्रवेश कर चुका है।
उस हटे कट्टे आदमी ने डर से भरी आंखों से चिल्लाते हुए कहा। क्या? लू यूनेक्सियोंग और अन्य लोग चौंक गए। ली पिन की बात करें तो तीनों प्रमुख बुजुर्ग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर वे खुशी से झूम उठे। मिंग एयर नहीं मरा। मिंग एयर नहीं मरा। ली पिन मन ही मन कुछ बुदबुदाई और खुशी के आंसू रोने लगी। उसके आंसू लगातार बह रहे थे और वह इतनी उत्साहित थी कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। हाँ, छोटे मालिक की मृत्यु नहीं हुई। मुझे पता था, छोटे मालिक तो प्रतिभाशाली है, उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है? लू कबीले के प्रमुख बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा। असंभव, ये कैसे संभव है? लू यूनेक्सियोंग दहाड़ा। कुछ भी असंभव नहीं है। आकाश से एक ठंडी चीख सुनाई दी और एक युवक ने शून्य में कदम रखा। उसका शरीर इतना हल्का था मानो कुछ भी न हो, और वो सचमुच ऐसे ही तैरता हुआ प्रकट हुआ। लू मिंग, ये लू मिंग है। ये सचमुच वही है, वो सचमुच मरा नहीं। भीड़ से हैरानी भरी आवाजें निकली। हाँ, ये तो सच में छोटे मालिक है। तीनों वरिष्ठ सदस्य हंस पड़े। मिंग एयर, ली पिन बेहद उत्साहित थी। लू मिंग, ये सचमुच वही है। लू यूनेक्सियोंग और निंग कोंग सदमे में गुर्राए। लू मिंग ने दूसरों की तरफ नहीं देखा। वो कुछ कदम आगे बढ़ा और हवा की तरह ली पिन के सामने आ गिरा। ली पिन का पीला और कमजोर चेहरा देखकर लू मिंग का दिल दर्द से भर गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने कहा, माँ, तुम्हारा बेटा देर से आया है और इसी वजह से तुम्हें कष्ट सहना पड़ा है। मिंग एयर, क्या सच में तुम हो? माँ को लगा था कि वो तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाएगी। ली पिंग ने लू मिंग के चेहरे को छुआ, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पहले तो उसे लगा कि लू मिंग मर गया है और उसका दिल निराशा से भर गया था। अब लू मिंग उसके सामने जिंदा और स्वस्थ खड़ा था। इस तरह की खुशी शब्दों में बयान नहीं की जा सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत ऊर्जा मिल गई हो। माँ, ये गोली ले लो। लू मिंग ने रक्त और ऊर्जा की पूर्ति करने वाली एक गोली निकाली और ली पिंग को खाने के लिए दी। ली पिंग ने दवा की गोली ली, लेकिन उसका चेहरा एकदम बदल गया, मानो उसे कुछ याद आ गया हो। उसने कहा, मिंग, जल्दी जाओ। माँ की चिंता मत करो, जल्दी जाओ। जाना? जब तुम यहाँ हो ही तो फिर भी जाना चाहते हो? ये तो मजाक है। लू यूनेक्सियोन की आवाज ठंडी थी। लू मिंग धीरे से मुड़ा। उसका चेहरा ठंडा था और आंखें बर्फीली थीं। उसकी निगाहें लू यूनेक्सियोन, निंग कोंग और दुआनमू परिवार के अन्य सदस्यों पर पड़ी। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम सब मरोगे। लू मिंग की हत्या करने की इच्छा अत्यंत प्रबल थी। उसने पहले कभी किसी व्यक्ति के प्रति इतनी तीव्र हत्या की इच्छा महसूस नहीं की थी। उस ड्रैगन की त्वचा उल्टी थी और जो भी उसे छूता वो मारा जाता। लू मिंग के लिए उसका परिवार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। हाँ, लू मिंग, क्या तुम अब भी हमें मारना चाहते हो? क्या मजाक है? लू यूनिक्सियोनेग हंसे। उसे मार डालो। लू मिंग को मारना ही होगा। उसे मार डालो और हम ऐसा दिखावा करेंगे कि वो आज प्रकट ही नहीं हुआ और डोंगई के खंडहरों में मर गया। आराम कुर्सी पर बैठा बूढ़ा आदमी खड़ा हो गया और ठंडे स्वर में बोला, अगर लू मिंग रहस्यमयी तलवार संप्रदाय में लौट आता है तो उनके लिए कार्रवाई करना मुश्किल होगा। वह आज ही लू मिंग को मार डाले और ये दिखावा करे कि वह प्रकट ही नहीं हुआ था और डोंगई के खंडहरों में उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह जब तक रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के उच्च अधिकारी किसी को जांच के लिए नहीं भेजते, तब तक उन्हें पता भी नहीं चलेगा। लू मिंग, अच्छा हुआ कि तुम जिंदा हो। आज मैं तुम्हारे सबसे करीबी को तुम्हारे सामने मार डालूंगा और तुम्हें अपनों को खोने का दर्द चखाऊंगा। हाँ। निंग कोंग हंस पड़ा। लू मिंग, तुम सचमुच मूर्ख हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो वापस रहस्यमयी तलवार संप्रदाय में भाग जाता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ खुलेआम आने की? तुम तो खुद मौत को दावत दे रहे हो। लू यूनिक्सियोनेग हंसे। युवा स्वामी, जल्दी से चले जाइए, हमारी चिंता मत कीजिए। प्रमुख बुजुर्गों में से एक चिल्लाया, मारना। हालांकि लू मिंग की हत्या की मंशा चरम पर पहुंच गई। उसकी आभा विस्फोटित हुई और उसने दुआनमू परिवार के सदस्यों पर अपना भाला चलाया। उसे मार डालो, लू यूनिक्सियोनेग चिल्लाया। भन। एक के बाद एक तलवारें म्यान से बाहर निकाली गईं। दुआनमू परिवार के बलवान पुरुष क्रोध से दहाड़ते हुए लू मिंग पर वार करने लगे। दर्जनों लोगों ने मिलकर हमला किया। हालांकि लू मिंग का लंबा भाला तेजी से आगे बढ़ा और तलवार की रोशनी मिट गई। 5-6 तगड़े आदमी तोप के गोलों की तरह लू मिंग के हाथों उड़ गए। वे आंगन की दीवारों से टकराए और कीचड़ की तरह नीचे फिसलते चले गए। उनकी सांसें रुक गई थीं। मारना, लू मिंग ने क्रोधित होकर चिल्लाते हुए अपना भाला फिर से चलाया और 7-8 और हटे कट्टे आदमियों को मार डाला।
ये सभी मार्शल आर्टिस्ट मास्टर स्तर के थे। वे लू मिंग से कहीं कमतर थे। हमला करो, महान योद्धा, हमला करो। लू यूनेक्सियोंग बेहद गुस्से में था। सीढ़ियों पर 1 दर्जन से अधिक ग्रैंडमास्टर स्तर के मार्शल आर्टिस्ट तेजी से बाहर निकले और लू मिंग पर झपट पड़े। लगभग 1 दर्जन महान मार्शल मास्टर्स में से सबसे कमजोर मास्टर प्रथम श्रेणी के महान मार्शल मास्टर स्तर पर था और सबसे मजबूत मास्टर 5वीं श्रेणी के महान मार्शल मास्टर स्तर पर था। 1 दर्जन से अधिक लोग एकजुट हुए और उनकी शक्ति आश्चर्यजनक थी। भूस्खलन, पलक झपकते ही लू मिंग ने बिना किसी रोक टोक के अपनी पूरी ताकत से हमला कर दिया। वंश, अग्नि की शक्ति, ये सब उजागर हो गए और उसकी युद्ध शक्ति पूरी तरह से प्रकट हो गई। इस दौरान लू मिंग ने काफी प्रगति की थी। बाहर आने से पहले उसने आखिरकार अग्नि शक्ति में एक छोटी सी सफलता हासिल कर ली थी। आग की शक्ति अपने शुरुआती दौर में थी और उसकी ताकत बेहद भयावह थी। उसके सामने लू मिंग झुलसते हुए ताप से भर गया था, मानो वो दहकती लपटों वाला ज्वालामुखी हो। धमाका, लू मिंग को हमलों की परवाह नहीं थी। उसने भूस्खलन जैसी ताकत से अपना लंबा भाला चलाया। बैंग बैंग, नतीजा पहले जैसा ही रहा। लू मिंग ने उन्हें सड़ी हुई लकड़ी की तरह चूर चूर कर दिया। 4 से 5 ग्रैंडमास्टर स्तर के शक्तिशाली योद्धा हवा में उड़ गए। उनकी हड्डियां टूट गईं और उनके आंतरिक अंग चकनाचूर हो गए। जमीन पर गिरने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। मजबूत, अविश्वसनीय रूप से मजबूत। लू यूनेक्सियोंग और अन्य लोग सदमे और गुस्से से हौंफने लगे। ली पिंग और तीनों प्रमुख वरिष्ठ नागरिक आश्चर्यचकित और अत्यधिक प्रसन्न थे। मारना, लू मिंग की हत्या करने की मंशा ज्वार की तरह थी। उसका ऑरा इंद्रधनुष की तरह चमक रहा था और उसकी आंखें खून से लाल थीं। धमाका, उसने अपना भाला फिर से चलाया और कुछ और महान कुशल क्षेत्र विशेषज्ञों को मार डाला। लू मिंग ने भाला हाथ में पकड़ रखा था और वह किसी अजेय युद्ध देवता की तरह लग रहा था। वह ऐसे दुश्मनों को मारता हुआ आगे बढ़ रहा था मानो वहां कोई हो ही ना। दुआनमू परिवार के सदस्य सदमे में थे और पीछे हटने के लिए मजबूर हो गए। इस बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता, ये बहुत ही भयानक है। निंग कोंग, लू यूनेक्सियोंग और अन्य सभी मन ही मन दहाड़ उठे। वे बेहद सदमे में थे। जब भी वो लू मिंग को देखता तो उसे एहसास होता कि लू मिंग की क्षमताओं में बहुत अधिक वृद्धि हो रही है, मानो ये कभी रुकेगी ही नहीं। मैं उसे मार डालूंगा। निंग कोंग दहाड़ा और चील की तरह लू मिंग पर झपटा। हवा में ही उसने अपनी हथेली से प्रहार किया। 9वीं श्रेणी के महान मार्शल मास्टर निंग कोंग ने धरती को हिला देने वाला जोरदार प्रहार किया। अंतरिक्ष में कंपन हुआ और हवा में विस्फोट हुआ। एक भयानक दबाव लू मिंग की ओर तेजी से बढ़ा। प्राचीन ढाल, लू मिंग के सामने एक प्राचीन ढाल प्रकट हुई। विस्फोट करो। उसी समय लू मिंग ने अपना सबसे शक्तिशाली वार किया और उसे निंग कोंग की हथेली पर जोरदार तरीके से मारा। धमाका, हवा का एक भयानक झोंका चारों दिशाओं में फैल गया और लू मिंग का हमला विफल हो गया। शक्तिशाली हथेली की ताकत लू मिंग की ओर लगातार बढ़ती रही। मिंग, एर, ली पिंग डर से पीला पड़ गया। इस समय ली पिंग को 3 प्रमुख बुजुर्गों द्वारा ले जाया जा रहा था और वो आंगन के एक कोने में पीछे हट गया। क्लैंग, शक्तिशाली हथेली की ताकत लू मिंग के सामने मौजूद ढाल से टकराई, जिससे एक जोरदार विस्फोट हुआ। प्राचीन ढाल लगातार कांपती रही और फिर एक जोरदार धमाके के साथ फट गई। लू मिंग का शरीर 20 मीटर से अधिक पीछे की ओर उछल गया और एक दीवार से टकराने के बाद वह रुका। छी, उसने मुंह भरकर खून थूक दिया। 9वीं श्रेणी का एक महान मार्शल मास्टर वाकई बहुत शक्तिशाली होता है। लू मिंग मन ही मन हैरान रह गया। अभी अभी उसने अपनी पूरी ताकत से प्रतिरोध किया था। पहले उसने विस्फोट की चाल से विरोधी पक्ष की हथेली की शक्ति का एक हिस्सा काट दिया और फिर प्राचीन ढाल मंत्र का प्रयोग करके उसे रोक दिया। अपने पूर्ण द्वितीय श्रेणी के शारीरिक बल के बावजूद भी वो हथेली के वार से घायल हो गया। मुझसे 5 स्तर ऊपर की हस्ती के सामने मेरी वंश परंपरा सचमुच बेकार है। लू मिंग ने दबी आवाज में आह भरी। अभी उसके वंश के विस्फोट का समय समाप्त नहीं हुआ था। वो हमले के आधे हिस्से को झेल सकता था, लेकिन वो असफल रहा। निंग कोंग की साधना का स्तर उससे 7 स्तर ऊपर था। अंतर बहुत अधिक था। लू मिंग चौंक गया। उसे नहीं पता था कि निंग कोंग और बाकी लोग उससे भी ज्यादा चौंक गए थे। लू मिंग ने निंग कोंग के वार को रोकने में कामयाबी हासिल कर ली थी। हालांकि वह घायल हो गया था, लेकिन मरा नहीं। यह अविश्वसनीय था। खासकर खुद निंग कोंग, जो और भी ज्यादा हैरान थे। ये जानना जरूरी है कि वह 9वीं श्रेणी का महान मार्शल मास्टर था। हालांकि उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया,
फिर भी उसे पूरा भरोसा था कि उसकी हथेली के वार से 8वीं श्रेणी का महान मार्शल मास्टर भी घायल हो जाएगा। लू मिंग किस साधना स्तर पर था? द्वितीय श्रेणी के महान मार्शल मास्टर का क्षेत्र। ये कैसे संभव हुआ? क्या आपने सचमुच पृथ्वी स्तर की मार्शल कला का विकास किया है? लकड़ी की कुर्सी पर बैठा दुआनमू परिवार का बूढ़ा आदमी पागलों की तरह चिल्लाया। क्या एक पृथ्वी स्तर की मार्शल स्किल? बाकी लोग तो और भी ज्यादा हैरान थे। पृथ्वी स्तर की मार्शल आर्ट की कलाएं अत्यंत दुर्लभ थीं और उनका अभ्यास करना उससे भी अधिक कठिन था। क्या वे आमतौर पर केवल मार्शल आर्ट के महागुरुओं द्वारा ही नहीं सीखी जाती थी? लू मिंग केवल द्वितीय श्रेणी का महान मार्शल मास्टर था और उसने सफलतापूर्वक इसे प्राप्त कर लिया था। हमें उसे मार डालना चाहिए। इस समय लू यूनेक्सियोंग, निंग कोंग और दुआनमू परिवार के बड़े बुजुर्ग मन ही मन चीख रहे थे। वे डरे हुए थे। लू मिंग की प्रतिभा बेहद अद्भुत थी। अगर उसे आगे बढ़ने दिया गया तो भगवान ही जानते थे कि वह क्या बनेगा। यह उनके लिए विनाशकारी साबित होगा। उन्हें बचपन में ही मार डालने से ही इस विनाश से बचा जा सकता है। धमाका। निंग कोंग के शरीर पर आभा का विस्तार हुआ। दुआनमू परिवार के उस बुजुर्ग व्यक्ति ने भी अपनी आभा प्रकट की। वो 9वीं श्रेणी के महान मार्शल मास्टर के शिखर पर था और वो निंग कोंग से भी अधिक शक्तिशाली था। लू मिंग, आज तुम्हारी मौत पक्की है। लू यूनेक्सियोंग दहाड़ा। अरे सच में, आज तो तुम्हारी मौत होगी। लू मिंग की आवाज में कोई भाव नहीं था। मिंग, जल्दी करो और यहां से चली जाओ। तुम अभी उनके मुकाबले की नहीं हो। जैसे ही तुम यहां से जाओगी वे मुझे कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। ली पिंग ने बेहद चिंतित होकर चिल्लाया। उनमें से कुछ ही लोग इतने शक्तिशाली थे कि लू मिंग स्पष्ट रूप से उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। माँ, चिंता मत करो। जो भी तुम्हें चोट पहुंचाएगा मैं उसे मार डालूंगा, चाहे वो दुनिया के अंत में ही क्यों ना हो। लू मिंग ने हल्की सी मुस्कान दी। इसी क्षण उसका हाथ चमक उठा और धधकती हुई तुंग भाला गायब हो गई। उसके स्थान पर दानव वश में करने वाली भाला प्रकट हो गई। पशु आत्मा, मुझे इतनी जल्दी इसका उपयोग करने की उम्मीद नहीं थी। लू मिंग ने बुदबुदाया। जी हाँ, उसने पशु आत्मा के साथ विलय करने और निंग कोंग और अन्य लोगों से लड़ने की योजना बनाई थी। दानव को वश में करने वाले भाले में 2.5 पशु आत्माएं थीं। उनमें से 2 मार्शल पूर्वज क्षेत्र के शिखर पर थे और उन्हें अर्धचरण राजा योद्धा पशु आत्माओं के रूप में जाना जाता था। दूसरा आधा हिस्सा राजा स्तर की पशु आत्मा थी। लू मिंग का इरादा एक शिखर मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर की पशु आत्मा को उसमें समाहित करने का था। हालांकि इसमें बहुत बड़ा जोखिम शामिल था। लू मिंग की वर्तमान साधना और शारीरिक शक्ति को देखते हुए उसे विश्वास नहीं था कि वो इस प्रतिक्रिया को झेल पाएगा। हालांकि यही एकमात्र रास्ता था। पागल आत्मा, बाहर आओ। राक्षस को वश में करने वाला भाला हिल उठा और एक जानवर की दहाड़ सुनाई दी। एक विशाल काला भेड़िया लू मिंग के शरीर में घुस आया। धमाका। इस समय लू मिंग के शरीर से एक अत्यंत शक्तिशाली आभा उत्पन्न हुई। यह आभा शक्तिशाली, दुष्ट, क्रूर और रक्तपिपासा से भरी हुई थी। गर्जन। लू मिंग दहाड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आवाज किसी इंसान की नहीं बल्कि भेड़िए की आवाज जैसी थी। ये ठीक नहीं है। वो एक राक्षसी आत्मा के साथ जुड़ रहा है। यह एक शक्तिशाली राक्षसी आत्मा है। उसे रोको। दुआनमू परिवार के बुजुर्ग ने सदमे और गुस्से में दहाड़ मारी। दुआनमू परिवार के बुजुर्ग और निंग कोंग ने अपनी चाल चली। लू मिंग पर 2 भयानक हमले किए गए। गर्जन। लू मिंग दहाड़ा और आगे की ओर छलांग लगाते हुए अपने लंबे भाले को क्षैतिज रूप से घुमाया। हवा में विस्फोट हुआ, अंतरिक्ष कांप उठा और पानी जैसी लहरें दिखाई देने लगी। 2 जोरदार धमाकों के साथ दुआनमू परिवार का बुजुर्ग और निंग कोंग कांप उठे और पीछे की ओर उड़ गए। निंग कोंग की हालत तो और भी बदतर थी। उसने मुंह भरकर खून थूक दिया। वो इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? वो शैतानी जानवर किस स्तर का है? निंग कोंग अविश्वास से चिल्ला उठा। इतनी शक्तिशाली पशु आत्मा के साथ वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। वो पशु आत्मा की शक्ति से फट जाएगा। चलो मिलकर हमला करें और उसे जल्दी से जल्दी उड़ा दें। दुआनमू परिवार के बुजुर्ग ने दहाड़ मारी। इस समय लू मिंग वास्तव में भारी दबाव में था। उसके शरीर में पशु आत्मा की प्रचंड ऊर्जा उग्र रूप से उमड़ रही थी। यह अत्यंत हिंसक थी। उसकी मांसपेशियां और हड्डियां ऐसे कराह रही थी मानो किसी भी क्षण फट जाएंगी। यहां तक कि उसका पूर्ण द्वितीय श्रेणी का शरीर भी इसे सहन नहीं कर सका। इसी क्षण उसकी रीढ़ की हड्डी से खून जैसी लाल रोशनी निकली और एक शक्तिशाली विनाशकारी शक्ति बाहर आ गई। विनाशकारी शक्ति ने हिंसक चीरने वाली शक्ति के अधिकांश हिस्से को बेअसर कर दिया था।
इससे लू मिंग पर दबाव काफी कम हो गया। मारना। लू मिंग ने एक लंबी चीख निकाली और आगे बढ़ा। उसका निशाना लू यूनिक्सियोंग था। उसे लू यूनिक्सियोंग को मारना ही था। मुझे बचाओ। लू यूनिक्सियोंग का चेहरा डर से पीला पड़ गया। पीछे हटते समय उसके पैर कांप रहे थे। उसी क्षण दुआनमू परिवार के बुजुर्ग और निंग कोंग फिर से वहां पहुंच गए। दुआनमू परिवार के अन्य सदस्य भी हमले में शामिल हो गए। तलवार की ऊर्जा, कृपाण की चमक और हथेली की शक्ति की किरणें हवा में फैल गईं और लू मिंग पर हमला कर दिया। आसमान चीरने वाला भेड़िया लू मिंग दहाड़ा। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसका व्यक्तित्व राक्षसी प्रतीत हो रहा था। जैसे ही भाला शरीर में घुसा, भेड़ियों के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। भाले से विशालकाय काले भेड़िए बाहर निकले। यह विशालकाय काले भेड़िए की पशु आत्मा का युद्ध कौशल था। चूंकि यह पशु आत्मा के साथ एकीकृत हो चुका था, इसलिए लू मिंग इसका उपयोग थोड़े समय के लिए कर सकता था। काले भेड़ियों ने अपने पंजों से दुआनमू परिवार के विशेषज्ञों पर हमला कर दिया। आह आह! दुआनमू परिवार के 1 दर्जन से अधिक पुरुषों के टुकड़े टुकड़े किए जाने के दौरान दर्दनाक चीखें उठती और गिरती रहीं। दुआनमू परिवार के मुखिया और निंग कोंग को 7 या 8 काले भेड़ियों ने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मारो 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 मारो! लू मिंग ने अपना भाला लहराया और भेड़ों के झुंड पर हमला करने वाले बाघ की तरह दुआनमू परिवार के बचे हुए सदस्यों पर टूट पड़ा। चारों ओर खून बिखरा हुआ था और हवा खून से भर गई थी। इस समय लू मिंग मौत के देवता में तब्दील हो चुका था और अपनी इच्छा अनुसार कत्लेआम कर रहा था। जब भी भाले की परछाई चमकती, एक व्यक्ति मारा जाता था। महज कुछ ही पलों में 20 से अधिक लोग मारे गए। याओमो जाओ! दुआनमू परिवार के शेष 10 सदस्य बुरी तरह डर गए और अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। लू मिंग की आकृति पलक झपकते ही प्रकट हुई और उसने कुछ और लोगों को मार डाला। पीछे हटो! लू मिंग अब हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। चलो पहले पीछे हटते हैं। दुआनमू परिवार का बूढ़ा इतना भयभीत हो गया कि उसका चेहरा कांपने लगा। वो बार बार दहाड़ता रहा और फिर एक लंबी चीख निकाली। आहा! फिर आकाश से एक पक्षी की आवाज सुनाई दी। दोनों चीलें नीचे की ओर उड़ गईं। अगर आप पीछे हटना चाहते हैं तो यहीं रुकिए, मर जा! लू मिंग चिल्लाया और अपना लंबा भाला घुमाया। धमाका धमाका! दुआनमू परिवार के बुजुर्ग और निंग कोंग ने मिलकर लू मिंग से लड़ाई की। हालांकि इसका नतीजा ये हुआ कि उन दोनों को पीछे हटना पड़ा। निंग कोंग का चेहरा पीला पड़ गया और उसने खून का एक और घूंट थूक दिया। चल दर! दुआनमू परिवार के बूढ़े व्यक्ति ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए लू यूनिक्सियोंग के पास पीछे हटकर उसे पकड़ लिया और 100 मीटर ऊपर आकाश में उछाल दिया। 9वीं श्रेणी का एक महान मार्शल मास्टर भले ही उड़ नहीं सकता था, फिर भी वो कुछ 100 मीटर ऊंची छलांग लगा सकता था। इस समय तक दोनों चीलें भी इतनी दूरी तय कर चुकी थीं। दुआनमू परिवार के बुजुर्ग और लू यूनिक्सियोंग एक विशाल कोंडोर की पीठ पर उतरे। कोंडोर चीखा और आकाश में उड़ गया। लू यूनिक्सियोंग लू याओ के पिता और दुआनमू लिन के भावी ससुर थे। उनका रुतबा असाधारण था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें लू याओ को बचाना ही था। टकराना। इसी क्षण निंग कोंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसका शरीर भी हवा में काफी ऊपर उठ गया और वो दूसरे विशालकाय बाज की ओर उड़ने लगा। यहां रहें! लू मिंग दहाड़ा। उसका शरीर तोप के गोले की तरह आसमान में उछला और निंग कोंग की ओर दौड़ पड़ा। भूस्खलन। वो लंबा भाला एक पहाड़ की तरह नीचे की ओर दबाव डालता हुआ निंग कोंग की ओर बढ़ा। खून का कसाय! मर जा! निंग कोंग दहाड़ा और 2 घूंट खून थूक दिया। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और भयानक आभा के साथ कई बार प्रहार किया। उसके रक्त और हथेली की ऊर्जा संघनित होकर कई रक्त लाल हथेली के निशान बन गए जो लू मिंग की ओर उड़ गए। निंग कोंग पूरी ताकत लगा रहा था। उसने अपनी गुप्त क्षमता का भी इस्तेमाल किया था। हालांकि फिर भी यह लू मिंग को रोक नहीं सका। मार्शल आर्ट के ग्रैंडमास्टर स्तर के शिखर पर पशु आत्मा के विलय ने लू मिंग की शक्ति को मार्शल आर्ट के ग्रैंडमास्टर स्तर के बेहद करीब पहुंचा दिया। वो मार्शल आर्ट के ग्रैंडमास्टर स्तर के शिखर पर खड़ा था। निंग कोंग उसका मुकाबला करने में बिल्कुल असमर्थ था। जैसे ही लंबे भाले ने प्रहार किया, हथेली के निशान एक एक करके मिटते चले गए। निंग कोंग ने खून की उल्टी की और वापस उड़ गया। इस आत्मक क्षतिग्रस्त तरीके का इस्तेमाल करते हुए वो अंततः विशाल चील की पीठ पर जा गिरा। लू मिंग का शरीर नीचे गिर रहा था। हा, लू मिंग, अगर तुम सोचते हो कि तुम मुझे मार सकते हो तो तुम सपना देख रहे हो। तुमने दुआनमू परिवार के इतने लोगों को मार डाला है, वे तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। निंग कोंग हंस पड़ा।
लेकिन हंसते हुए उसने मुंह से खून थूक दिया और उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। बिल्कुल सही, लू मिंग। बस दुआनमू परिवार के प्रकोप का इंतजार करो। तुम्हारा लू परिवार इस प्रलय में राख हो जाएगा। दुआनमू परिवार के बुजुर्ग और लू यूनेक्सियोंग एक विशालकाय ईगल पर सवार होकर हजारों मीटर की ऊंचाई पर हवा में तैर रहे थे। दुआनमू परिवार के बूढ़े व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा। इस युद्ध में दुआनमू परिवार को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, यहां तक कि उसे स्वयं भी भागने पर मजबूर होना पड़ा था। यह एक बड़ा अपमान था और उसके हृदय में क्रोध की आग भड़क उठी थी। लू मिंग, बस अपनी मौत का इंतजार करो। लू यूनेक्सियोंग दहाड़ा। आपको जाने की अनुमति किसने दी? अचानक गिरते हुए लू मिंग के मुंह से एक ठंडी आवाज निकली। उसके पैर अचानक हवा में जोर से पटके और उसका शरीर गिरना बंद हो गया। इसके बजाय वो तेजी से ऊपर की ओर उछला। इस समय उसकी ताकत में नाटकीय रूप से वृद्धि हो गई थी और यहां तक कि उसके ऊंचे कदमों की शक्ति में भी काफी वृद्धि हो गई थी। मैं क्यों करूंगा? निन कोंग चौंक गया। वह जमीन से बस कुछ 100 मीटर ऊपर था। अब उसके लिए ऊपर उड़ना बहुत देर हो चुकी थी। वो केवल चील को काबू में करके भागने की पूरी कोशिश कर सकता था। चील ने अपने पंख फैलाए और तेजी से आगे की ओर उड़ गई। मरना! लू मिंग दहाड़ा। उसने एक हाथ में भाला पकड़ा और अपने शरीर को धनुष की तरह मोड़ लिया। फिर भाला फेंका गया। अपने शरीर को धनुष और भाले को तीर बनाकर उसका लंबा भाला बिजली की तरह सीटी बजाता हुआ निकला। उसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। ये लू मिंग का भाले से किया गया जोरदार हमला था। पलक झपकते ही भाला सैकड़ों मीटर की दूरी तय करके निंग कोंग को जा लगा। नहीं! निंग कोंग विलाप करने लगा, लेकिन अपनी गंभीर चोटों के कारण उसके लिए बचना बहुत देर हो चुकी थी। पुची! लंबे भाले ने निंग कोंग की छाती को भेद दिया, जिससे खून की एक धारा बहने लगी। निंग कोंग की छाती में एक बड़ा छेद था और उसकी आंखों में अत्यधिक अनिच्छा और भय झलक रहा था। जहां तक चील की बात है, वह भाले के घातक इरादे से स्तब्ध रह गई। वो बार बार कराहने लगी और हवा में ही रुक गई। वूश! लू मिंग ने कुछ कदम पीछे लिए और पलक झपकते ही सैकड़ों मीटर की दूरी तय करके विशाल चील की पीठ पर जा गिरा। लू मान! लू मिंग! निंग कोंग ने हताशा में चीख मारी। फिर उसकी जीवन शक्ति क्षीण हो गई और उसने सांस लेना बंद कर दिया। चल दर! ऊपर लू यूनेक्सियोंग और दुआनमू परिवार के बुजुर्ग इतने डर गए थे कि उनकी पैंट गीली होने वाली थी। उन्होंने तुरंत ईगल को रहस्यमयी तलवार संप्रदाय की दिशा में उड़ने के लिए कहा। लू मिंग ने अपना सिर उठाया और देखा। उसने अपने शरीर में व्याप्त ऊर्जा को प्रवाहित किया और उसे बाहर निकाल दिया। उसके पैरों के नीचे मौजूद चील कराह उठी और आज्ञाकारी होकर उसके आदेश का पालन करते हुए नीचे गिर गई। मिंग, क्या तुम ठीक हो? ली पिंग तेजी से चलकर पास आई और चिंता से पूछा। माँ, मैं ठीक हूँ। लू मिंग मुस्कुराया। युवा, युवा स्वामी, युवा स्वामी। लू कबीले के तीनों प्रमुख बुजुर्ग स्तब्ध रह गए। क्या उनका छोटा मालिक सचमुच इस अवस्था तक विकसित हो गया था? उनकी नजरों में दुआनमू परिवार का विशेषज्ञ इतना शक्तिशाली था कि उसे कोई हरा नहीं सकता था, लेकिन लू मिंग के हाथों में वह एक ऐसे बच्चे की तरह था जो बिल्कुल भी पलटवार नहीं कर सकता था। उनके दिलों में सदमे के साथ साथ और भी गहरा आघात था। वे काफी देर तक शांत नहीं हो पाए। तीनों बुजुर्गों, कृपया मेरी माँ का ख्याल रखिएगा। लू मिंग ने तीनों प्रमुख बुजुर्गों की ओर देखा। हाँ, तीनों वरिष्ठ बुजुर्गों ने अवचेतन रूप से ये बात कही। मिंग, तुम क्या करना चाहती हो? ली पिंग के चेहरे के भाव बदल गए। लू यूनेक्सियोम को मरना ही होगा। माँ, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँगा। लू मिंग मुस्कुराया। फिर लू मिंग की रक्त नलिका संघनित हो गई। लू मिंग ने इसे टाला नहीं। उसने अपना मुंह खोला और चूस लिया। आंगन में मृत पड़े दुआनमू परिवार के विशेषज्ञों का रक्तसार बाहर निकला और लू मिंग की ओर एकत्रित हो गया। उनमें से कुछ 5वीं और 4थी श्रेणी के ग्रैंडमास्टर स्तर के मार्शल आर्टिस्ट थे। उन्होंने लू मिंग की बहुत मदद की। माँ, मैं जा रहा हूँ, लू मिंग ने कहा और विशाल ईगल पर छलांग लगा दी। मिंग, सावधान रहो, ली पिंग चिल्लाया। माँ, चिंता मत करो। लू मिंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। फिर उसने कोंडोर पर कदम रखा। कोंडोर चीखा और आकाश में उड़ गया। कोंडोर आकाश में उड़ गया और लू परिवार पलक झपकते ही गायब हो गया। लू मिंग ने कोंडोर को नियंत्रित किया और लू यूनेक्सियोंग और अन्य लोगों का पीछा किया। इस समय लू मिंग की आभा तेजी से घट रही थी। पशु आत्मा की शक्ति अंततः समाप्त हो गई। लू मिंग अपनी मूल अवस्था में लौट आया था, लेकिन उसे अपने पूरे शरीर में तीव्र दर्द महसूस हो रहा था। यह उसके शरीर पर पशु आत्मा की शक्ति के प्रभाव के कारण हुआ था।
यह अच्छी बात है कि मुझमें आत्मा भक्षण करने वाली रक्तरेखा है, जिसने अधिकांश शक्ति को भक्षण कर लिया। अन्यथा मेरी वर्तमान साधना और शारीरिक क्षमता के साथ मैं वास्तव में इसे सहन नहीं कर पाता। लू मिंग मन ही मन सोचने लगा। उसके बाद उसने अपने रक्तसार की शक्ति को और अधिक परिष्कृत करना जारी रखा और अपनी वास्तविक ची को पुनः प्राप्त करना और अपने शरीर की मरम्मत करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद ही रक्त का सार पूरी तरह से शुद्ध हो गया था। इनमें से कुछ 5वीं श्रेणी के ग्रैंडमास्टर विशेषज्ञों के रक्तसार ने लू मिंग की बहुत मदद की। उनकी साधना ने एक ही बार में द्वितीय श्रेणी के ग्रैंडमास्टर स्तर के शिखर को पार कर लिया। जहां तक उनकी शारीरिक चोटों की बात है, वे लगभग ठीक हो चुकी थीं। इसी क्षण लू मिंग की निगाह कोंडोर की पीठ पर पड़े निन कोम के शव पर पड़ी। लू मिंग की आंखों में एक झिलमिलाहट आए। निन कोम 9वीं श्रेणी का ग्रैंडमास्टर विशेषज्ञ था। उसकी रक्त शक्ति वाकई बेहद प्रभावशाली थी। लू मिंग इसे खोना नहीं चाहता था, लेकिन जल्दबाजी में इसे ग्रहण करने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। 9वीं श्रेणी के महान मार्शल मास्टर के रक्तसार को मैं अभी ग्रहण करके शुद्ध नहीं कर सकता। मुझे डर है कि अगर मैंने इसे ग्रहण किया तो मेरी वंश परंपरा नष्ट हो जाएगी। लू मिंग सोचने लगा, एक वंश द्वारा कितना रक्त ग्रहण किया जा सकता है, इसकी एक सीमा होती है। लू मिंग को लगा कि अपने से 3-4 स्तर ऊंचे विशेषज्ञों को निगलना भी थोड़ा कठिन था। इससे उसकी रक्त वाहिकाएं फूल जाती थीं। 9वीं श्रेणी के एक महान मार्शल मास्टर के रक्त का सार 60,000 से अधिक द्वितीय श्रेणी के महान मार्शल मास्टर्स के रक्त के सार के बराबर था। उनकी संख्या 60,000 से भी अधिक थी। ये बेहद भयानक था। लू मिंग ने अनुमान लगाया कि अगर वो उन्हें खा जाए तो उनकी रक्त वाहिकाएं प्रचंड ऊर्जा से फट जाएंगी। छोड़ो भी, मैं ज्यादा लालची नहीं हो सकता। मैं बस एक बूंद निगलकर देखूंगा। लू मिंग ने मन बना लिया। फिर उसने अपनी रक्त नलिका को नियंत्रित किया और सावधानीपूर्वक रक्त की एक बूंद का सेवन किया। धमाका! पल भर में ऐसा लगा मानो उसकी रक्त नलिका में ज्वालामुखी फट पड़ा हो। प्रचंड ऊर्जा ने तबाही मचा दी। लू मिंग की आत्मा को भस्म करने वाली रक्त नलिका, जो मूल रूप से 1 मीटर से भी कम लंबी एक छोटी सांप के आकार की थी, इस क्षण फूल गई। इसकी लंबाई कई गुना बढ़ गई थी और इसकी मोटाई भी 10 गुना बढ़ गई थी। ऊर्जा बहुत ही भयावह थी। भले ही वो रक्त की एक बूंद ही क्यों ना हो, उसकी ऊर्जा 7,000 से अधिक द्वितीय श्रेणी के ग्रैंडमास्टर स्तर के मार्शल आर्टिस्टों के रक्त की ऊर्जा के बराबर थी। सुधार करो, सुधार करो! लू मिंग दहाड़ा। उसने अपनी रक्त नलिका को पूरी शक्ति से नियंत्रित किया और उसे उन्मादपूर्वक परिष्कृत करना शुरू कर दिया। हु शुद्ध ऊर्जा की धाराएं लू मिंग के शरीर में प्रवाहित हुई। उन्होंने ऊर्जा को अवशोषित करने और उसे आवश्यक ची में परिवर्तित करने के लिए निरंतर वास्तविक युद्ध ड्रैगन तकनीक का प्रयोग किया। लू मिंग की साधना का स्तर तेजी से बढ़ा। हालांकि लू मिंग ने रक्त नलिका को नियंत्रित किया और अधिकांश ऊर्जा सार को रक्त नलिका द्वारा ही अवशोषित कर लिया गया ताकि रक्त नलिका के स्तर में सुधार हो सके। अन्यथा ऊर्जा इतनी विशाल होती कि लू मिंग उसे अवशोषित नहीं कर पाता। कुल ऊर्जा का केवल लगभग 20% ही वास्तविक ची में परिवर्तित हुआ। शेष 80% का उपयोग रक्तवंश के स्तर को उन्नत करने के लिए किया गया। लू मिंग की साधना तेजी से तीसरे दर्जे के महान मार्शल मास्टर स्तर की ओर बढ़ रही थी। धमाका! आधे घंटे बाद लू मिंग का शरीर कांप उठा। वो तीसरे दर्जे के ग्रैंडमास्टर स्तर में प्रवेश कर चुका था। तीसरे दर्जे के ग्रैंडमास्टर स्तर तक पहुंचने के बाद लू मिंग की शोधन गति में काफी वृद्धि हो गई थी। ऊर्जा का निरंतर प्रवाह आवश्यक ची में परिवर्तित हो रहा था। प्रारंभिक तृतीय श्रेणी महान गुरु क्षेत्र, मध्य तृतीय श्रेणी महान गुरु क्षेत्र। जब वो तीसरे दर्जे के महान मार्शल मास्टर स्तर पर पहुंचा तो उसकी आत्मा भक्षण करने वाली रक्तरेखा ने एक गर्जना की। इसके तुरंत बाद छठा रक्त लाल चक्र तेजी से चमक उठा। उनकी वंश परंपरा छठे स्तर तक पहुंच चुकी थी। छठे स्तर की रक्तरेखा के साथ भक्षण शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई और रक्त सार को परिष्कृत करने की गति में भी काफी वृद्धि हुई। आत्मा भक्षण करने वाली रक्तरेखा का शरीर धीरे धीरे सिकुड़ रहा था। 18 घंटे बाद निन कोम के रक्त के सार की बूंद पूरी तरह से परिष्कृत हो चुकी थी। दूसरी ओर लू मिंग की साधना एक ही झटके में तीसरे दर्जे के ग्रैंडमास्टर स्तर तक पहुंच गई थी। वो चौथे दर्जे के ग्रैंडमास्टर स्तर से केवल एक कदम दूर था। बेशक ऐसा इसलिए था क्योंकि अधिकांश सार तत्व का उपयोग उसकी वंश परंपरा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए किया गया था। इसके कारण लू मिंग की रक्त नाड़ी भी छठे स्तर के शिखर पर पहुंच गई। उसकी 6 नाड़ी चक्रें उज्ज्वल और परिपूर्ण थीं, मानो किसी भी समय एक नया नाड़ी चक्र जन्म ले सकता हो। किसी व्यक्ति का वंश स्तर जितना ऊंचा होता है, उन्नति के लिए उतनी ही अधिक रक्त शक्ति की आवश्यकता होती है।
हालांकि इस बार लू मिंग का वंश स्तर एक पूरा पायदान ऊपर चढ़ गया था। 9वीं श्रेणी के ग्रैंडमास्टर की रक्त शक्ति कितनी भयानक होगी, इसकी कल्पना मात्र ही की जा सकती है। लू मिंग ने अपनी आंखें खोली और निंग कोन के शव को देखा। उसे बहुत दुख हुआ। आधा दिन बीत चुका था और निंग कोन के रक्त का सार समाप्त हो चुका था। किसी मार्शल आर्टिस्ट की साधना जितनी उच्च होती है, मृत्यु के बाद उसके रक्त का सार उतना ही धीरे धीरे क्षीण होता है। हालांकि 9वीं श्रेणी के महान मार्शल मास्टर के रक्त का सार अधिकतम 3 घंटे में क्षीण हो जाता है। वास्तविक ऊर्जा का विस्फोट हुआ और निंग कोन का शव नीचे गिर गया। एक व्यक्ति कम होने से कोंडोर की गति में काफी वृद्धि हुई और वह तेजी से आगे बढ़ गया। कुछ घंटों बाद उसे दूर एक काला बिंदु दिखाई दिया। वे लू यूनिक्सियोंग और अन्य लोग थे। ये लू मिंग है। लू मिंग हमारे पास आ गया है। स्पष्टतः लू यूनिक्सियोंग ने भी लू मिंग को देख लिया था और वो इतना चौंक गया कि वो चिल्ला उठा। क्या ये छोटा कमीना अब भी मेरा पीछा करने की हिम्मत कर रहा है? क्या उसकी पशुवत आत्मा की शक्ति अभी भी बरकरार है? ये कैसे संभव है? दुआनमू परिवार के बुजुर्ग के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। लू यूनिक्सियोंग, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, तुम बच नहीं सकते। लू मिंग चिल्लाया, उसकी आवाज बेहद ठंडी थी। हम क्या करें? एल्डर चाओ, हम क्या करें? लू यूनिक्सियोंग डर के मारे कांपते हुए बुदबुदाया, क्या ऐसा हो सकता है कि इस छोटे कमीने की पशु आत्मा की शक्ति वास्तव में समाप्त नहीं हुई है? या उसके पास अभी भी एक और पशु आत्मा मौजूद है? दुआनमू परिवार के सबसे बड़े सदस्य का नाम दुआनमू चाओ था। वे गहरी सोच में डूबे हुए थे और भय भरी निगाहों से अपने पीछे खड़े लू मिंग को देख रहे थे। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लगभग रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के पास पहुंच चुके हैं। एक बार जब हम संप्रदाय में पहुंच जाएंगे तो वह छोटा कमीना लू मिंग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उस समय हमारी जगह वही मरेगा। दुआनमू चाओ ने गंभीर भाव से कहा। हरी खाल वाले घोड़े पर सवार होकर उग्र पवन शहर से रहस्यमयी तलवार संप्रदाय तक पहुंचने में लगभग 10 दिन लगेंगे, लेकिन कोंडोर पर सवार होकर वहां पहुंचने में केवल 1 दिन लगेगा। और अब वे रहस्यमयी तलवार संप्रदाय से बस कुछ ही घंटों की दूरी पर थे। जल्दी करो और उड़ो, जल्दी करो, जल्दी करो। दुआनमू चाओ की झेन की ऊर्जा फूट पड़ी और कोंडोर के शरीर में समा गई। कोंडोर चीख उठा मानो उसे किसी चीज से उत्तेजना मिली हो। वो तेजी से आगे बढ़ा और दौड़ पड़ा। 2 चीलें, एक आगे और एक पीछे, लगभग 10,000 मीटर की दूरी पर थी जब वे तेजी से रहस्यमय तलवार संप्रदाय की ओर उड़ गईं। लू मिंग की तरफ एक व्यक्ति कम होने के कारण उनकी गति तेज थी। उनके बीच की दूरी धीरे धीरे कम हो रही थी। हालांकि कम समय में उसकी बराबरी करना अभी भी असंभव था। जल्द ही 3 घंटे बीत गए। उनके बीच की दूरी मात्र लगभग 2000 मीटर थी। फिर भी वे रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के क्षेत्र के काफी करीब पहुंच चुके थे। हाँ, हम लगभग पहुंच ही गए हैं। आखिरकार हम लगभग पहुंच ही गए हैं। लू मिंग, क्या तुम अब भी मुझे मारना चाहते हो? सपने देखते रहो। लू यूनिक्सियोंग जोर जोर से हंसने लगी। हालांकि लू मिंग की आंखों में हत्या का इरादा कम नहीं हुआ था और वो अभी भी बेहद मजबूत था। भन 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 भन, जल्द ही रहस्यमयी तलवार संप्रदाय का पर्वतीय द्वार नजर आने लगा। चील चीखी और रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के पर्वतीय द्वार के ऊपर से उड़ते हुए श्वेत बाघ हॉल की ओर चल पड़ी। हालांकि लू मिंग ने रुकने का कोई संकेत नहीं दिया। वो पीछा करना जारी रखा। क्या हो रहा है? लू मिंग अभी तक क्यों नहीं रुका? लू यूनिक्सियोंग थोड़ा असमंजस में था। कोई बात नहीं, वो बस दिखावा कर रहा है। व्हाइट टाइगर हॉल पहुंचने पर लू मिंग गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं करेगा। दुआनमू चाओ ने आत्मविश्वास से कहा। एक के बाद एक दोनों चीलें रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के पर्वतीय द्वार के पास से उड़ गईं। तो फिर ईगल पर कौन है? सामने वाला व्यक्ति व्हाइट टाइगर हॉल का मुख्य बुजुर्ग प्रतीत होता है। उसके पीछे वाला जाना पहचाना लग रहा है। रुको लू मिंग, ये लू मिंग है। लू मिंग, क्या? लू मिंग, ये सचमुच लू मिंग है। हे भगवान, लू मिंग मरा नहीं है। ये सचमुच वही है। लू मिंग मरा नहीं है। देखते ही देखते संपूर्ण रहस्यमयी तलवार संप्रदाय में हलचल मच गई और यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लू यूनिक्सियोंग, मुझे परवाह नहीं कि तुम कहां भागते हो, मैं तुम्हें आज ही मार डालूंगा। हत्या के इरादे से भरी लू मिंग की आवाज रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के अग्रभाग पर्वत पर गूंज उठी। ये तो बुरा हुआ। बड़े भाई लू मिंग व्हाइट टाइगर हॉल के लोगों को मारने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि वे व्हाइट टाइगर हॉल तक पहुंचने के रास्ते में ही सबको मार डालेंगे। नहीं, मुझे पांगशी
फेंग वू और बाकी लोगों को इसके बारे में बताना होगा। मैं उनसे कहूंगा कि वे बड़ी मुलैन को सूचित कर दें। लाल पक्षी के कुछ शिष्यों के चेहरे के भाव अचानक बदल गए और वे लाल पक्षी की ओर दौड़ पड़े। उनके सामने लू यूनेक्सियोंग और दुआनमू चाओ एक विशाल कोंडोर पर सवार होकर तेजी से व्हाइट टाइगर हॉल की ओर बढ़ रहे थे। वे बस पहुंचने ही वाले थे। लू मिंग उनसे 1000 मीटर पीछे उनका पीछा कर रहा था। रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के ऊपर दो विशालकाय चीलों को बेरोक-टोक उड़ते हुए देखकर स्वाभाविक रूप से अफरा-तफरी मच गई। लू मिंग मरा नहीं है। वो व्हाइट टाइगर हॉल के मुख्य बुजुर्ग का पीछा कर रहा है और उसने लू यूनेक्सियोंग को जान से मारने की धमकी दी है। लू यूनेक्सियोंग कौन है? तुम तो बिल्कुल अज्ञानी हो, है ना? दुआनमू लिन की मंगेतर लू याओ, तुम्हें तो पता ही होगा, है ना? लू यूनेक्सियोंग लू याओ के पिता है, और मैंने ये भी सुना है कि लू याओ और लू मिंग एक ही कुल से है। मैं समझ गया, लेकिन ये कैसे संभव है कि लू मिंग एक प्रमुख बुजुर्ग के पीछे पड़ा हो? मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ बड़ा होने वाला है। चलो जाकर देखते हैं। रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के नीचे लोगों का एक बड़ा समूह इकट्ठा हुआ और व्हाइट टाइगर हॉल की ओर चल पड़ा। कुछ मिनट बाद लू यूनेक्सियोंग और दुआनमू चाओ सबसे पहले व्हाइट टाइगर हॉल पहुंचे। विशालकाय चील व्हाइट टाइगर हॉल के एक विशाल चौक पर उतरी। जमीन पर उतरते ही कोंडोर के मुंह से झाग निकलने लगा और वो जमीन पर छटपटाने लगा। इस यात्रा के दौरान इस विशालकाय ईगल ने अपनी पूरी क्षमता खो दी और अंततः वो और अधिक समय तक टिक नहीं सका। लू यूनेक्सियोंग और दुआनमू चाओ नीचे कूद गए और चौक पर खड़े हो गए। वहां पहुंचने पर उन दोनों को काफी सहज महसूस हुआ। हाँ, आखिरकार हम सुरक्षित हैं। लू यूनेक्सियोंग बेहद खुश था। ऐसा लग रहा था मानो वो सदमे से उबर ही नहीं पाया हो। लू मिंग ने उसे सचमुच बुरी तरह डरा दिया था। चिंता मत करो, लू मिंग 10 गुना ज्यादा हिम्मत जुटाकर भी यहाँ कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं इसकी सूचना डीन को दूंगा और खुद लोगों को लेकर लू मिंग को पकड़वाऊंगा। उसने दुआनमू परिवार के कई लोगों को मार डाला है, उसे कोई नहीं बचा सकता। दुआनमू चाओ ने अपने हाथ पीठ के पीछे कर लिए और फिर से शांत भाव धारण कर लिया। व्हाइट टाइगर हॉल दुआनमू परिवार का मुख्यालय था। भला यहां आकर हत्या करने की हिम्मत कौन करेगा? जब तक कि वो जीना न चाहे, उसे पूरा यकीन था कि लू मिंग रुकने ही वाला है। लू मिंग सचमुच रुक गया। उसने विशाल ईगल को चलाया और चौक के ऊपर हवा में तैरने लगा। बेशर्म, लू मिंग, तुमने मेरे दुआनमू परिवार के दर्जनों आदमियों को मार डाला है, और अब तुम एक कोंडोर को व्हाइट टाइगर हॉल में घुसा रहे हो। तुम कितने दुस्साहसी और पापी हो। अभी घुटनों पर गिरकर दया की भीख मांगो, तब शायद मैं तुम्हें एक साबुत लाश के साथ छोड़ जाऊं। दुआनमू चाओ ने अपने हाथ पीठ पीछे करके डांट लगाई। हाँ, लू मिंग, चलो भी। क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते थे? अगर हिम्मत है तो नीचे आओ और मुझे मार डालो। हाँ। लू यूनेक्सियोंग जोर से हंसा और लू मिंग को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की मुस्कान जम गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लू मिंग कोंडोर से कूद गया और जोरदार धमाके के साथ चौक पर गिरा। उसने चौक पर बिछी पत्थर की पट्टियों पर पैर पटका और उन्हें कुचल दिया, जिससे कंकड़ उड़ने लगे। तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। तुम कहीं भी छिप जाओ, कोई फायदा नहीं। लू मिंग कदम दर कदम लू यूनेक्सियोंग की ओर बढ़ा। लू मिंग, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह व्हाइट टाइगर हॉल है? लू यूनेक्सियोंग के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। वो चीखते हुए कुछ कदम पीछे हट गया। हालांकि लू मिंग की आंखें बेहद ठंडी थीं। उसने सिर्फ एक शब्द कहा, मार डालो। कितना घमंडी है। लू मिंग ने दुआनमू परिवार के दर्जनों लोगों को मार डाला है। वह पागल हो गया है और उसका दिमाग खराब हो गया है। चलो मिलकर उस पर हमला करते हैं और उसे मार डालते हैं। दुआनमू चाओ अपनी शांति खो बैठा और दहाड़ने लगा। चौक में व्हाइट टाइगर हॉल के कई लोग मौजूद थे। उसी क्षण उनमें से एक व्यक्ति दौड़कर वहां पहुंचा। लू मिंग, ये लू मिंग है। वो मरा नहीं है। मुझे परवाह नहीं कि वह मरा है या नहीं। उसने मेरे दुआनमू परिवार के इतने लोगों को मारने की हिम्मत कैसे की? वो पहले नहीं मरा था, लेकिन अब वो मर चुका है। उस पर हमला करो और उसे मार डालो। इनमें से कुछ व्हाइट टाइगर हॉल के रजत श्रेणी के शिष्य थे, जबकि कुछ अधेड़ उम्र के पुरुष थे। वे कई वर्षों से साधना कर रहे थे और उनमें से अधिकांश मार्शल ग्रैंडमास्टर स्तर पर थे। स्वामी क्षेत्र में रहने वालों ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। धमाका। लू मिंग के हाथ में दानव वशीकरण भाला था। उसका तेज उग्र था और उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए कहा, मेरा निशाना लू यूनेक्सियोंग और वह दूसरा आदमी है।
अगर मरना नहीं चाहते तो दफा हो जाओ। अहंकारी, देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। वो महज एक कांस्य का शिष्य है। मेरी नजर में वह कुछ भी नहीं है। कुछ रजत श्रेणी के शिष्यों ने चिल्लाकर अपनी बात रखी। ये सभी लोग 5वीं श्रेणी के महान मार्शल मास्टर थे, और उनमें से कुछ तो 6ठी श्रेणी के महान मार्शल मास्टर भी थे। अगर ऐसा है तो मार डालो। लू मिन की हत्या की मंशा भड़क उठी। उसने दानव वशीकरण भाले को हिलाया और एक पशु आत्मा उसके शरीर में समा गई। मार्शल पूर्वज क्षेत्र के शिखर पर स्थित दूसरी पशु आत्मा। पलक झपकते ही लू मिन की आभा एक दानव की तरह बेतहाशा बढ़ गई। मारना। लंबा भाला तेजी से आगे बढ़ा, और पानी की बाल्टी जितना मोटा और 100 मीटर जितना लंबा एक भाला प्रकट हुआ, जिसने हजारों सैनिकों को बहा दिया। बैंग बैंग। व्हाइट टाइगर हॉल के दर्जनों शिष्य हवा में उड़ गए। उनमें से 1 दर्जन कमजोर शिष्यों के शरीर टुकड़े टुकड़े हो गए। पलक झपकते ही 1 दर्जन से अधिक महान मार्शल आर्ट मास्टर्स मारे गए। हाँ, व्हाइट टाइगर के कुछ शिष्य जो आगे नहीं बढ़े, वे हौंफने लगे। उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। सिर्फ एक भाले ने, मात्र एक भाले से 1 दर्जन से अधिक मार्शल ग्रैंडमास्टर स्तर के विशेषज्ञों को मार डाला और 1 दर्जन से अधिक गंभीर रूप से घायल हो गए। ये बहुत शक्तिशाली था। कितनी दृष्टता, कितनी दृष्टता। लू मिंग ने अपने साथी शिष्यों का नरसंहार किया। वह विद्रोह करने जा रहा है। व्हाइट टाइगर हॉल के एक शिष्य ने चिल्लाकर कहा, मैंने पहले भी कहा है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो दफा हो जाओ। लू मिंग दहाड़ा। उसकी आभा उग्र थी।